मैं इलाइट फाइनेंशियल सर्कल का सर्वशक्तिमान वारिस हुआ करता था। मैंने एक माफिया राजकुमारी को बचाया जिसका उसका अपना परिवार शिकार कर रहा था। मैंने उसे अपने निजी विला में छुपाया, खुद उसकी दवा लगाई और उसे राजनीतिक चालें सिखाई। जब वह मेरी बाहों में लेटी थी तो उसने खून से सनी उंगलियों से मेरे एडम्स एप्पल को सहलाया। उसकी आवाज कर्कश और मादक थी जब वह फुसफुसाई, यंग मास्टर, जब मैं सब कुछ वापस ले लूंगी तो मेरी जान और मेरा शरीर पूरी तरह से तुम्हारा हो जाएगा। बाद में मेरे परिवार का साम्राज्य रातों रात ढह गया और मैं एक आवारा कुत्ता बन गया जिसे हर कोई लात मारना चाहता था। जीवित रहने के लिए मैं एक छोटे से सीमावर्ती शहर में भाग गया और एक बारबेक्यू स्टॉल चलाने लगा। जब हम फिर मिले तो वह गोल्डन ट्रायंगल की अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रानी बन चुकी थी, जो भारी हथियारों से लैस भाड़े के सैनिकों से घिरी हुई थी। वह मेरे गंदे बारबेक्यू स्टॉल में आई। मैं घने धुएं में चेहरा छिपाकर डर गया, उसे पहचान लेने के डर से। लेकिन वह सीधे मेरे पास आई, बंदूक की नाल से मेरी ठुड्डी उठाई और मेरे कान में गर्म सांस ली। बॉस, मजा कर लिया? अगर तुम अभी मेरे साथ घर नहीं आए तो मैं ये पूरी जगह समतल कर दूंगी और फिर तुम्हें बांधकर अपने बिस्तर से जकड़ दूंगी। बॉस, 10 सीख पोर्क किडनी एक्स्ट्रा मसालेदार। एक जोरदार चिकना चीख ने मुझे मेरे संक्षिप्त दिवास्वप्न से बाहर निकाला। मैंने एक त्वरित चीख के साथ स्वीकार किया, कुशलता से मुट्ठी भर सीख पकड़ी और उन्हें चारकोल की आग पर फेंक दिया। जीरा और मिर्च पाउडर तेज गर्मी में एक समृद्ध सुगंध में फूट पड़ा, चिकने धुएं के साथ मिलकर सीधे मेरे चेहरे पर आ लगा। मेरा नाम ईथन है। मैं इलाइट फाइनेंशियल सर्कल का वह क्राउन प्रिंस हुआ करता था जिसे हर कोई चापलूसी करता था। अब मैं इस छोटे से सीमावर्ती शहर में इस बारबेक्यू स्टॉल का मालिक हूं, एक चिकना मध्यम आयु वर्ग का आदमी जो सीख बेचकर गुजारा करता है। हालांकि मैं केवल 27 साल का हूं, 5 साल हो गए हैं। मुझे लगा कि मैं इसी तरह जीवन भर कीचड़ में सड़ता रहूंगा जब तक कि ब्रेक्स की चीख ने नाइट मार्केट की हलचल को तोड़ नहीं दिया। एक दर्जन से अधिक टॉप टियर लग्जरी ब्लैक कारें मूक विशाल जानवरों के झुंड की तरह मेरे छोटे से बारबेक्यू स्टॉल के चारों ओर इतनी कसकर घिर गईं कि पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं निकल सकती थी। ग्राहक इतने डर गए कि वे पूरी तरह से शांत हो गए, जिज्ञासा और डर के मिश्रण के साथ अपना सिर बाहर निकालकर देखने लगे। कारों के दरवाजे पूरी तरह से एक साथ खुले और काले सूट और धूप के चश्मे में दर्जनों भारी भरकम आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में चमकती बंदूकें खुलेआम थीं। पूर्ण उत्पीड़न के आभामंडल के साथ उन्होंने तेजी से पूरी सड़क खाली कर दी। जो ग्राहक अभी अभी मुझ पर चिल्ला रहे थे वे भाग गए, एक दूसरे पर चढ़कर और रेंगकर। मेजें उलट गईं और बियर की बोतलें पूरे जमीन पर बिखर गईं। मैं वहीं जम गया। मेरे हाथ में अभी भी मुट्ठी भर कच्ची मांस की सीख थी। मेरा दिल मेरी छाती में इतनी हिंसक रूप से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे यह मेरे गले से बाहर निकल आएगा। वह आ गई, वह सच में आ गई। मेरी प्रवृत्ति छिपने की थी, अपना चेहरा गले के धुएं में और गहरा दबाने की, उम्मीद करते हुए कि यह मेरा छलावरण होगा। लेकिन वे कस्टम मेड ब्लैक हील्स फिर भी मेरे सामने गंदी जमीन पर पूर्ण सटीकता के साथ रुक गईं। उसके जूतों के अग्रभाग शानदार चमक के साथ पॉलिश किए गए थे, इस गंदगी में पूरी तरह से अजीब लग रहे थे। मैंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, केवल उसके परिचित ठंडी और तेज इत्र की गंध को पकड़ सका जो जबरदस्ती मेरी नाक में घुस रही थी। तुरंत सभी चिकने धुएं और जीरे की गंध पर हावी हो गई। यह उसका पसंदीदा रोज ऑफ नो मैंस लैंड था। बॉस, उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज ठंडी, तेज और एक बमुश्किल सुनाई देने वाली मुस्कान के साथ थी जिससे मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने ऐसा किया जैसे सुना ही नहीं, अपने हाथ में मांस की सीख और तेजी से पलटने लगा। गर्म तेल की एक बूंद मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर छिटकी, एक पीड़ादायक जलन के साथ जल गई। व्यवसाय अच्छा लग रहा है, उसने फिर कहा। एक काले चमड़े के दस्ताने में हाथ ने आगे बढ़कर मेरी पकड़ से सीख छीन ली और लापरवाही से उन्हें जमीन पर फेंक दिया। फिर धातु का एक ठंडा टुकड़ा मेरी ठुड्डी के खिलाफ दब गया जिससे मुझे अपना सिर ऊपर उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह बंदूक की नाल थी। मैंने आखिरकार उसे स्पष्ट रूप से देखा। उसका चेहरा पहले की तरह ही आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था, लेकिन 5 साल पहले की मासूमियत और यौवन पूरी तरह से गायब हो चुका था। केवल एक ठंडी शाही आभा बची थी जो हर किसी को तुच्छ समझती थी। उसने मुझे नीचे देखा, ऐसे जांच कर रही थी जैसे मैं गटर का एक चूहा हूं। उन खूबसूरत आंखों में एक गहरा, तीव्र, अधिकारपूर्ण भाव घूम रहा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। ईथन, उसने मेरा नाम पुकारा, हर एक शब्दांश को अपने दांतों के बीच से निचोड़ने की तरह। हमें 5 साल से एक दूसरे को नहीं देखा और देखो तुमने खुद को कितनी दयनीय हालत में बदल लिया है। मैंने बोलने के लिए होंठ खोले, लेकिन मेरा गला इतना सूखा था कि कोई आवाज नहीं निकली। तीव्र शर्म की लहर ने मुझे पूरी तरह से डुबो दिया। जो गंदी टी शर्ट मैंने पहनी हुई थी वह पूरी तरह से ग्रीस के दागों से ढकी हुई थी और मेरे हाथ अनगिनत जलन और कॉलस से भरे हुए थे। मेरा पूरा शरीर किचन के धुएं की भारी अपरिहार्य गंध से भरा हुआ था। इसके विपरीत वह आकर्षक, दीप्तिमान और पूरी तरह से अहंकारी थी। हमारे बीच एक अगम्य खाई खुली हुई थी। उसने धीरे से अपनी बंदूक की नाल को मेरी जॉ लाइन पर खींचा, बारी बारी से। उसकी हरकतें अत्यंत अंतरंग और अविश्वसनीय रूप से खतरनाक थीं। मजा कर लिया? अगर तुम अभी मेरे साथ घर नहीं आए तो मेरा विश्वास करो, मैं ये पूरी जगह समतल कर दूंगी और फिर तुम्हें बांधकर अपने बिस्तर से जकड़ दूंगी।
उसके शब्दों ने मेरा चेहरा तुरंत लाल कर दिया। जलती हुई अपमान और कच्ची शर्मिंदगी का मिश्रण। हमारे आसपास उसके भारी हथियारों से लैस अंगरक्षक पूरी तरह से भावशून्य अभिव्यक्ति के साथ सब कुछ देख रहे थे। मुझे बिल्कुल एक जोकर की तरह महसूस हुआ, जिसे सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से नंगा कर दिया गया हो। स्कारलेट, मैंने बड़ी मुश्किल से उसका नाम अपने होठों से निकाला। बस मुझे जाने दो कृपया। वह ऐसी लग रही थी जैसे उसने दुनिया का सबसे हास्यास्पद मजाक सुना हो और एक धीमी कोमल हंसी बोली, तुझे जाने दूं? उसने अपनी बंदूक पीछे खींची, लेकिन बिल्कुल अगले ही पल वह अचानक आगे बढ़ी, मेरे गर्दन के पिछले हिस्से को मोटे तौर पर पकड़ लिया। जब तूने मुझे 5 साल पहले बचाया था, तो तूने मुझे जाने देने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मेरे जवाब देने से पहले उसने मुझे अचानक आगे धकेल दिया। एन ने अपने बगल के अंगरक्षकों को आदेश दिया, इसे ले जाओ। 2 अंगरक्षक तुरंत आगे बढ़े, मुझे दोनों तरफ से घेर लिया और एक बेबस चूजे की तरह मुझे उठा लिया। मैंने अपनी पकड़ से छूटने के लिए एक पल के लिए संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी मजबूती से दबोचा कि मैं 1 इंच भी नहीं हिल सका। और बस इसी तरह मुझे सबसे अपमानजनक तरीके से एक रोल्स रॉयस के पीछे फेंक दिया गया। फैंटम का दरवाजा जोर से बंद हुआ, जिसने पूरी बाहरी दुनिया को काट दिया। कार के अंदर महंगी ऑगरवुड की खुशबू थी, जो मेरे कपड़ों से चिपकी ग्रीस और धुएं की भारी बदबू से हिंसक रूप से टकरा रही थी। स्कारलेट सीधे मेरे सामने बैठी थी, शान से अपने पैरों को पार करके मुझे ठंडी निगाहों से घूर रही थी। कार में एक बाहरी चुप्पी छाई हुई थी। मैंने अपने हाथों को देखा, जो पूरी तरह से मोटे कॉल्स और पीड़ादायक जलन के निशानों से ढके हुए थे। शर्मिंदा और गहराई से आत्मसचेत, मैंने अपने हाथों को अपनी आस्तीन के अंदर छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक आगे झुककर अपना हाथ मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर रख दिया। उसका हाथ अविश्वसनीय रूप से ठंडा लग रहा था। उसकी त्वचा असंभव रूप से चिकनी थी, जैसे मुझे बुरी तरह से जला दिया गया हो। मैंने अपना हाथ हिंसक रूप से पीछे खींच लिया। स्कारलेट की हरकतें तुरंत रुक गईं। उसने अपना सिर उठाया और बिना पलक झपकाए मुझे घूरा, जिससे कार के अंदर का तापमान कथित तौर पर एक ठंड बिंदु तक गिर गया। कार आखिरकार शहर के सबसे शानदार होटल के भव्य प्रवेश द्वार के ठीक बाहर रुकी। 2 अंगरक्षकों के एस्कॉर्ट के साथ मुझे सीधे पेंट हाउस प्रेसिडेंशियल स्वीट में ले जाया गया। भारी दरवाजे मेरे पीछे कसकर बंद हो गए। 2 अंगरक्षकों को बाहर खड़ा कर दिया गया, जैसे कि वे उग्र देवता हों। स्कारलेट ने अपनी टेलर्ड ब्लेजर उतारी, जिससे उसके नीचे नाजुक सिल्क शैमीजल दिखाई दिया। वह आलस्य से प्लश सोफे में पीछे झुक गई, खुद को एक गिलास गहरी रेड वाइन डाली। फिर ठीक उसी तरह जैसे वह एक संपत्ति का निरीक्षण कर रही हो, उसने मुझे देखा और कहा, जाकर अच्छे से नहा ले। उसने एक कठोर आदेशात्मक स्वर में बात की, क्योंकि एक बिल्कुल नया सिल्क बाथरोब मेरे पैरों पर फेंका गया था। विशाल फर्श से छत वाले दर्पण के ठीक सामने खड़े होकर मैंने उस पूरी तरह से निराश, दयनीय और पूरी तरह से अपमानित आदमी को घूरा, जो मुझे वापस देख रहा था। वह मैं ही था, और फिर भी यह मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैंने ईमानदारी से विश्वास किया था कि मेरा सारा गर्व 5 साल तक समाज के बिल्कुल निचले स्तर पर तैरते रहने से बहुत पहले ही खत्म हो गया था। लेकिन इसी क्षण मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि यह केवल मेरे दिल की गहराइयों में दबा हुआ था, और स्कारलेट इसे सबसे क्रूर तरीके से वापस खोद रही थी, बेरहमी से इसे अपने पैरों तले रौंद रही थी। मुझे नहाना खत्म करने में बहुत लंबा समय लगा। गंदगी की हर परत को रगड़कर हटाया। ऐसा लगा जैसे मैं अपने जीवन रक्षक भेष की एक परत को छील रहा हूं। जब मैं उस पूरी तरह से अजीब सिल्क बाथरोब में बाहर आया, तो स्कारलेट खिड़की के पास वाइन का गिलास पकड़े खड़ी थी। शोर सुनकर वह घूमी और कदम दर कदम मेरी ओर चली। उसकी ऊंची एड़ी कालीन पर बिना आवाज किए दब गई। फिर भी हर कदम ऐसा लगा जैसे सीधे मेरे दिल पर पड़ रहा हो। वह मेरे ठीक सामने रुकी। उसके गिलास में गहरी शराब घूम रही थी, जो उसकी आंखों में गहरी, समझ से बाहर की चमक को दर्शा रही थी। उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया, अपनी ठंडी उंगलियों को मेरी छाती पर टिकाया। 5 साल हो गए ईथन। उसकी आवाज बहुत नरम थी, एक धीमी सांस लिए हुए। तेरी रीढ़ अब भी उतनी ही अकड़ी हुई है जितनी पहले थी। मेरा शरीर पत्थर की तरह जम गया। मैंने हिलने की हिम्मत नहीं की, न ही सांस लेने की। मुझे नहीं पता था कि वह आगे क्या करने वाली है। एहसान चुकाना है या बदला लेना है, या शायद वह अपने पूर्व उद्धारकर्ता को उसकी वर्तमान दयनीय स्थिति में देखकर अपनी विकृत खुशी को संतुष्ट करना चाहती है। स्कारलेट की उंगलियां मेरी छाती से नीचे की ओर खिसकीं, मेरे पेट पर रुकीं। वहां 5 साल पहले बचा हुआ एक पुराना निशान था, जब मैंने उसके भागने को कवर किया था। क्या अब भी दर्द होता है? उसकी आवाज में कोई भावना नहीं सुनाई दे रही थी। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे शरीर की कठोरता ने सब कुछ बयां कर दिया। उसने अपना हाथ वापस खींचा, घूमी और कॉफी टेबल की दराज से एक कार्ड निकाला। उसने उसे मेज पर पटक दिया। यह एक ब्लैक कार्ड था, जिसकी कोई क्रेडिट सीमा नहीं थी। पिन तुम्हारी जन्मतिथि है। उसने मुझे देखा। उसका लहजा आकस्मिक था, जैसे आज के अच्छे मौसम पर टिप्पणी कर रही हो। उस दयनीय स्टॉल को भूल जाओ, अब से मेरे साथ चलो। खून तुरंत मेरे सिर पर चढ़ गया। अपमान, क्रोध और एक अवर्णनीय निराशा का पता मेरी छाती में फूट पड़ा। मुझे लगा कि वह कम से कम मुझसे पूछेगी कि मैं पिछले 5 सालों में कैसा रहा। मुझे लगा कि वह, लेकिन मैं भूल गया था।
हम अब एक ही दुनिया के नहीं थे। उसकी नजर में मेरी वर्तमान गरीबी शायद पैसों से आसानी से हल की जा सकती थी। क्या महारानी एक एहसान चुका रही हैं? मैंने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। मेरी आवाज अविश्वसनीय रूप से कर्कश थी। या फिर एक कुत्ता पाल रही हैं? थप्पड़। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने एक तेज बैकहैंड मेरे चेहरे पर जड़ा, इतनी जोर से कि मेरा सिर एक तरफ घूम गया और मुझे तुरंत अपने मुंह के कोने पर खून का धात्विक स्वाद आया। ईथन! उसकी आवाज दबे हुए क्रोध से भरी थी। उसने मेरी कलाई पकड़ ली, इतने जोर से दबाया, ऐसा लगा जैसे वह मेरी हड्डियां कुचल देगी। मेरी उदारता को मेरे मुंह पर मत मारो। तेज दर्द ने मेरा दिमाग थोड़ा साफ कर दिया। मैंने जोर से उसका हाथ छुड़ाया और मुड़कर जाने लगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अब भी जा सकते हो? उसकी बर्फीली आवाज मेरे पीछे से गूंजी और 2 अंगरक्षकों ने तुरंत दरवाजे पर निकास को अवरुद्ध कर दिया। उसने अपने कोमल शरीर को पीछे से मेरे चारों ओर कसकर लपेट लिया। मेरी अकड़ी हुई पीठ से चिपक गई। फिर भी उसकी आवाज पूरी तरह से गर्मी से रहित रही। 5 साल पहले तूने मुझे अपने विला में छिपा दिया था और मुझे एक कदम भी बाहर नहीं निकलने दिया था। अब मेरी बारी है। मुझे घुटन का एक एहसास हुआ, उसके आलिंगन से नहीं, बल्कि पूरी तरह से नियंत्रित होने और अपनी सारी स्वतंत्रता से वंचित होने की निराशा से। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, मैंने हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। हर शब्दांश ऐसा लगा जैसे बर्फ के तहखाने से निकाला गया हो। मुझे जाने दो। भीख? उसने मेरे कान के पास एक धीमी हंसी बोली, एक घायल क्रोधित छाया से सनी हंसी। मैं बस वही वापस ले रही हूं जो मेरा है। उसने हिंसक रूप से मुझे घुमाया, मुझे उसका सामना करने के लिए मजबूर किया। उसकी खून से लथपथ आंखों में एक पागल जुनूनी पागलपन चमक रहा था। क्या तू भूल गया है कि तूने मुझसे क्या कहा था? तूने कहा था कि मेरी जान तुम्हारी है। अब जब मैं वापस आ गई हूं तो मैं तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिल और तुम्हारी हर चीज ले लूंगी। उसकी लगभग उन्मादी स्थिति को देखकर मेरा दिल एक तेज दर्द से धड़का। हम ऐसे कैसे हो गए? क्या वह लड़की जो कभी मेरी बाहों में कांपती थी, मुझे अपनी जान देने का वादा करती थी, और मेरे सामने खड़ी यह रानी जो पैसे और ताकत का इस्तेमाल मुझे अपमानित करने के लिए कर रही थी, सच में एक ही व्यक्ति थी, स्कारलेट। मैंने गहरी सांस ली, अपनी आवाज को यथासंभव शांत करने के लिए मजबूर किया। 5 साल बहुत सी चीजें बदलने के लिए काफी हैं। मैं अब वह ईथन नहीं रहा और तुम भी वह तुम नहीं रही। हम बराबर हैं, बराबर। उसने उन शब्दों को चबाया। उसके चेहरे पर गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था। इसके स्थान पर एक हड्डी ठंडी ठंडक आ गई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने मात्र से हम बराबर हो गए? मैं उससे बहस नहीं करना चाहता था। मैंने हिंसक रूप से अपने बाथरोब का कॉलर फाड़ा, अपनी छाती पर पड़े भद्दे निशान को उजागर किया। निशान मेरे बाएं कंधे से लेकर मेरे पेट तक फैला हुआ था, जैसे मेरी त्वचा पर एक विकृत कनखजूरा फैला हुआ हो। क्या यह? मैंने निशान की ओर इशारा किया और उससे आंख मिलाई। तुम्हारी जान चुकाने के लिए काफी है। स्कारलेट की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। उसने मृत आंखों से उस निशान को घूरा, जैसे उसमें से झांकने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे की हर अभिव्यक्ति, अधिकार, क्रोध और पागलपन एक पल में गायब हो गई। केवल पूरी लाचारी और पीड़ा रह गई। यह पहली बार था जब उसने मेरे सामने अपना मुखौटा तोड़ा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब उसने उस निशान को छूने की कोशिश की। फिर भी वह स्पर्श करने की हिम्मत नहीं कर पाई। क्या क्या यह उस समय का है? उसकी आवाज भी कांप रही थी। मैंने अपना कॉलर वापस बंद किया, उस भद्दे निशान के साथ अपनी गरिमा का अंतिम टुकड़ा भी छुपा लिया। हाँ, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे देखना नहीं चाहता था। तो हम एक दूसरे के कुछ भी नहीं हैं। कमरे में एक बहरी दम घोंटू चुप्पी छा गई। मैं उसकी तेज दबी हुई सांसों को सुन सकता था। बहुत समय बीत गया, इतना समय कि मुझे लगा वह आखिरकार हार मान लेगी। अचानक वह बोली, यह काफी नहीं है। उसकी आवाज बहुत नरम थी, फिर भी यह एक पूर्ण निर्विवाद दृढ़ता रखती थी। यह कहीं भी काफी नहीं है। एक निशान कैसे मेरी जान का एहसान चुका सकता है? ईथन, तू मेरा कर्ज इस जन्म में कभी नहीं चुका सकता। मैंने अपनी आंखें खोली और पूर्ण अविश्वास के साथ उसे देखा। वह मुझसे आखिर चाहती क्या थी? उसकी आंखों में पीड़ा पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। इसके स्थान पर एक गहरा भयानक जुनून था जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी बात को बहुत गलत समझ लिया है। डिंग डोंग! दरवाजे की घंटी ने कमरे में मौजूद दम घोंटू गतिरोध को तोड़ दिया। स्कारलेट ने तुरंत अपनी शाही रानी जैसी शांति वापस पा ली। उसने मुझे एक ठंडी नजर मारी। यहीं रहो और हिलना मत। वह दरवाजा खोलने गई। एक आदमी बाहर खड़ा था। वह बेदाग सूट में पूरी तरह से सुसज्जित था, पूरी तरह से परिष्कृत और सुसंस्कृत दिख रहा था। उसके हाथ में एक सुंदर इंसुलेटेड फूड कंटेनर था। स्कारलेट, मैंने होटल की रसोई से तुम्हारे लिए रात का सूप तैयार करवाया था। आदमी की आवाज कोमल थी। उसकी आंखें एक स्पष्ट गहरी प्रशंसा से भरी हुई थीं। फिर उसकी नजर स्कारलेट के पार मुझ पर पड़ी। जब उसने मुझे सिल्क बाथरोब में खड़ा देखा, मेरे बालों से अभी भी पानी टपक रहा था, तो उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसकी अभिव्यक्ति प्रारंभिक सदमे से पूरी तरह से खुले तिरस्कार और शत्रुता में बदल गई। और यह कौन है? उसने स्कारलेट से पूछा।
हालांकि उसकी आंखें मुझ पर चाकू की तरह चुभ रही थीं। स्कारलेट ने उसे अंदर आने के लिए एक तरफ किया। मेरा मेहमान। उसका लहजा सपाट था, पूरी तरह से किसी भी भावना से रहित। वह आदमी जो वेस्ली निकला, कारोबारी दुनिया का एक उभरता हुआ सितारा था, और वह स्कारलेट के सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस पार्टनर्स में से एक था। अब मैंने ये सारी जानकारी एक सस्ते अखबार में पढ़ी थी, उस छोटे से सीमावर्ती शहर में। वेस्ली ने इंसुलेटेड फूड कंटेनर मेज पर रखा और फिर सीधा मेरी ओर चला। वह मेरे ठीक सामने रुका, मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था जैसे कोई सामान परख रहा हो। स्कारलेट, क्या यह वह उद्धारकर्ता है जिसे तुम 5 साल से ढूंढ रही थी? उसके लहजे में पूर्ण अवमानना और उपहास था। महज एक बारबेक्यू स्टॉल का रसोइया। उसने रसोइया शब्द पर विशेष जोर दिया। मैंने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि मेरे नाखून मेरी हथेलियों में गहराई तक धंस गए। जिस पल वह अंदर आया, मुझे पता था कि आज रात अच्छी नहीं होने वाली। जिस तरह यह आदमी स्कारलेट को देख रहा था, वह तीव्र अधिकारपूर्ण भाव से भरा था। एक अनजान आदमी जो अचानक प्रकट हुआ था, निस्संदेह उसके लिए कांटा बन गया था। वेस्ली! स्कारलेट की आवाज बर्फीली हो गई। अपनी जबान संभालो। फिर भी वेस्ली ने ऐसा किया जैसे उसने स्कारलेट की चेतावनी सुनी ही नहीं। उसने एक अतिरंजित इशारा भी किया, अपने हाथ से मेरे सामने हवा को पंखा करते हुए। ग्रीस और धुएं की बदबू आ रही है, कितना सस्ता। उसने एक कोमल हंसी बोली और मेरे पास झुककर केवल हम दोनों को सुनाई देने वाली आवाज में बोला, बच्चे, मुझे परवाह नहीं है कि तुम पहले क्या थे। अभी तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जिसे स्कारलेट वापस लाई है। अगर तुम समझदारी से पेश आओ और अपनी जगह पर रहो तो शायद तुम्हें खाने को एक टुकड़ा मिले, लेकिन अगर तुम अपनी जगह नहीं पहचानोगे। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करता, स्कारलेट अचानक झपट्टा मारकर आई और उसे जोर से धकेल दिया, इतने जोर से कि वह कई कदम पीछे हट गया, लगभग गिर गया। तुम क्या कर रहे हो? वेस्ली ने पूर्ण अविश्वास के साथ स्कारलेट की ओर देखा। स्कारलेट ने मुझे अपनी पीठ के पीछे ढाल लिया, एक क्रोधित शेरनी की तरह। वह मेरा मेहमान है, उसे क्या करना है यह बताना तुम्हारा काम नहीं है। उसकी आवाज चुभने वाली ठंडी थी, एक निर्विवाद अधिकार लिए हुए। वेस्ली का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने मेरे सामने सुरक्षात्मक रूप से खड़ी स्कारलेट को घूरा। उसकी आंखों में ईर्ष्या और गहरी नाराजगी थी। तुम मेरे साथ विश्वासघात कर रही हो उसके लिए? क्या एक बेकार कूड़ा वाकई इस लायक है? वह कूड़ा है या नहीं मैं तुमसे बेहतर जानती हूं। स्कारलेट ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। अब अपना रात का खाना लो और यहां से निकल जाओ। वेस्ली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने स्कारलेट की ओर उंगली उठाई। बहुत देर तक एक शब्द भी नहीं निकाल पाया। अंततः उसने स्कारलेट से अपने रिश्ते पूरी तरह से तोड़ने की हिम्मत नहीं की। उसने मुझे एक जहरीली नजर मारी, एक ऐसा घातक सांप जो हमला करने के लिए तैयार है, जैसे वह मुझे पूरा निगल जाना चाहता था। ठीक है, बहुत अच्छे, उसने दांत पीसकर कहा। स्कारलेट, तुम्हें इसका पछतावा होगा। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजा पटक दिया और बाहर चला गया। दरवाजा पटकने की गड़गड़ाहट भरे कमरे में गूंजी। मैंने स्कारलेट की पीठ को देखा, जो गुस्से से थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी। मेरे दिल में भावनाओं का एक जटिल मिश्रण उमड़ रहा था। क्या वह मेरा बचाव कर रही थी या सिर्फ अपनी संपत्ति की रक्षा कर रही थी? किसी और को उसे छूने नहीं दे रही थी? मुझे नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि मेरी उपस्थिति ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। देखा, मैं फूट पड़ा। मेरी आवाज में आत्म उपहास का एक निशान था। मैं तुम्हें केवल मुसीबत में डालूंगा। स्कारलेट मुड़ी, उसके सीने का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसने मुझे देखा, उसकी नजर जटिल थी। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने अपने मुंह के कोने को मोड़ा। अगर मैं अब भी वह ईथन होता जो 5 साल पहले था, तो क्या वह मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करता? मेरे शब्द स्कारलेट के दिल के साथ साथ मेरे अपने दिल में भी गहरा कांटा चुभ हो गए। हाँ, अगर मैं अब भी इलाइट फाइनेंशियल सर्कल का वह सर्वशक्तिमान क्राउन प्रिंस होता, तो वेस्ली को कौन समझता? लेकिन अभी मैं सिर्फ एक बारबेक्यू स्टॉल मालिक था, एक असफल व्यक्ति जो खुद का सम्मान भी नहीं कर सकता था। स्कारलेट चुप हो गई। कमरे का माहौल फिर से भारी और दमघोंटू हो गया। मैं अब यहां नहीं रहना चाहता था, उसकी दया सहते हुए और उसके प्रेमी द्वारा अपमानित होते हुए। मैं जा रहा हूं, मैंने एक बार फिर कहा। मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम नहीं जा सकते। स्कारलेट का रवैया अडिग रहा। क्यों? मैंने लगभग उस पर चिल्लाया। तुम एक टूटे हुए आदमी से आखिर क्या पाना चाहती हो? अगर तुम एहसान चुकाना चाहती हो तो मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, और मैंने पहले ही अपनी जान तुम्हें वापस दे दी है। तुम और क्या चाहती हो? मेरे अचानक भावनात्मक विस्फोट को देखकर स्कारलेट की आंखों में गहरी पीड़ा की एक चमक दौड़ी। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह मुड़ी और अपने हैंडबैग से कुछ निकाला। यह कागज का एक टुकड़ा था जो पहले ही पीला पड़ चुका था, फिर भी बड़ी सावधानी से मोड़ा गया था। उसने कागज को खोला और मेरे सामने रख दिया। जिस पल मैंने वह कागज देखा, मेरी सांसें थम गईं। यह एक जीवन और शरीर का अनुबंध था। यह वह चीज थी जो मैंने मजाक में आधा बहला फुसलाकर और आधा धोखा देकर उस समय स्कारलेट से हस्ताक्षर करवाया था। यह मेरी अपनी बोल्ड, बहती हुई लिखावट में लिखा था। स्कारलेट स्वेच्छा से अपने शेष जीवन का स्वामित्व पूर्ण रूप से और पूरी तरह से श्री ईथन को सौंपती है। नीचे उस समय के उसके टेढ़े मेढ़े हस्ताक्षर थे, साथ ही एक चमकीला लाल अंगूठे का निशान भी।
मुझे लगा था कि उसने कागज का यह बेकार टुकड़ा बहुत पहले फेंक दिया होगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इसे सच में रखेगी, इतनी देर तक रखेगी। मैंने उसे घूरा। मेरा गला पूरी तरह से सूख गया था। स्कारलेट के मुंह के कोने एक खतरनाक रूप से मादक मुस्कान में मुड़ गए, जिसमें चंचलता और विजय का भाव था। तुमने ही मुझसे 5 साल पहले यह साइन करवाया था। अब मैं अपने स्वामित्व का प्रयोग करने आई हूं। उसने अनुबंध पर श्री ईथन शब्दों की ओर इशारा किया और फिर वापस मेरी ओर इशारा किया। ईथन, अगले 1 महीने के लिए तुम मेरे हो। कल से तुम मेरे स्पेशल असिस्टेंट हो। मैं वहीं जम गया। एक स्पेशल असिस्टेंट? यह एक ऐसा अनुबंध था जिसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि यह मेरे अपने हाथों से बनाया गया था। लेकिन यह वह रास्ता भी था जो वह मुझे दे रही थी। एक कारण मेरे बचे हुए आत्मसम्मान को पूरी तरह से चूर चूर किए बिना उसके साथ रहने का। उसकी पूरी तरह से आश्वस्त मुस्कान को देखकर भावनाओं का एक बवंडर मेरे दिल में उमड़ पड़ा। अंततः मैंने चुपचाप इसे स्वीकार करना चुना, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास चुनने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और मेरे दिल की गहराइयों में ऐसा लगता था कि मैं सच में जाना भी नहीं चाहता था। अगली सुबह एक टॉप टियर लग्जरी ब्रांड के डिजाइनर और स्टाइलिस्ट होटल के दरवाजे पर दस्तक देकर आए, मुझे एक अनमोल कला के काम की तरह समझते हुए। उन्होंने कस्टम कपड़ों के लिए मेरी माप ली और मेरे बालों को संवारा। जब मैंने पूरी तरह से फिट किया गया एक उच्च फैशन सूट पहना और दर्पण के सामने खड़ा हुआ, तो मैं मुश्किल से खुद को पहचान पाया। दर्पण में आदमी लंबा और सीधा खड़ा था। उसकी विशेषताएं तीव्र और आकर्षक थीं, भले ही उसके चेहरे पर अभी भी थकान का एक निशान था। समाज के निचले स्तर पर इतने लंबे समय तक रहने के कारण फाइनेंशियल सर्कल के क्राउन प्रिंस से संबंधित कुलीन आभा 70 से 80% वापस आ गई थी। ऐसा लगा जैसे पिछले 5 सालों का दयनीय दयनीय जीवन एक बुरे सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। बुरा नहीं है, स्कारलेट की आवाज मेरे पीछे से गूंजी। उसने एक तीखा प्रोफेशनल व्हाइट स्कर्ट सूट पहना हुआ था। उसके लंबे बाल शान से बंधे हुए थे। पूर्ण कमांडिंग उपस्थिति बिखेर रही थी। वह धीरे धीरे मेरे चारों ओर चक्कर लगाई और अत्यधिक संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। यह है मेरा जाना पहचाना ईथन। उसकी आंखों में एक अनचोका जुनून और गहरा गर्व था। उस तरह से घूरे जाने से मुझे थोड़ी असहजता हुई और मैंने अपनी टाई को समायोजित किया। उसी शाम स्कारलेट मुझे एक उच्च स्तरीय बिजनेस गाला में ले गई। उसने मेरा परिचय हर किसी से अपने स्पेशल असिस्टेंट के रूप में कराया। यह खिताब अत्यंत सूक्ष्म था। इसने मुझे एक वैध पद तो दिया, फिर भी यह एक अंतर्निहित अकथनीय तनाव भी रखता था। गाला में मौजूद लोग या तो अविश्वसनीय रूप से अमीर थे या अत्यंत शक्तिशाली। उन्होंने मुझे जिस तरह से देखा, वह जांच और जिज्ञासा से भरा था। मैंने अपनी शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुनिया से 5 साल के अलगाव ने मुझे अभी भी थोड़ा बेचैन महसूस कराया। एक बाहरी व्यक्ति की तरह मैं चुपचाप स्कारलेट के पीछे चलता रहा। फिर हमारी मुलाकात वेस्ली से हुई। उसने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि मैं इस तरह की शक्ल में दिखूंगा, और उसकी आंखों में ईर्ष्या और नाराजगी की एक चमक दौड़ी। वह वाइन का गिलास पकड़े हुए हमारे पास आया। उसके चेहरे पर एक पाखंडी मुस्कान थी। ओह असिस्टेंट ईथन, तुमने तो अपनी खाल बदल ली, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। उसने जानबूझकर असिस्टेंट शब्द पर अतिरिक्त जोर दिया। स्कारलेट का चेहरा काला पड़ गया और जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, मैंने उसे सिर हिलाया। मैं हमेशा उसके पीछे नहीं छिप सकता था। आप मजाक कर रहे हैं श्री वेस्ली। मैंने एक गिलास शैंपेन उठाया और उसकी ओर थोड़ा झुकाया। कपड़े आदमी को बनाते हैं। यह सूट मुझे मिस स्कारलेट की बदौलत मिला है। मेरा रवैया न तो विनम्र था और न ही अहंकारी, जिससे वेस्ली को अपने तैयार किए गए सारे उपहास को निगलने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह इसे आसानी से जाने देने को तैयार नहीं था। ठीक इसी समय गाला के मेजबान, एक रियल एस्टेट टाइकून, कुछ लोगों के साथ एक जटिल विदेशी निवेश परियोजना पर चर्चा कर रहा था। वेस्ली की नजर इधर उधर दौड़ी और वह अचानक जोर से बोला, चेयरमैन वोंग, मुझे आपका एक परिचय कराने दीजिए। ये है मिस स्कारलेट की नई नियुक्त स्पेशल असिस्टेंट श्री ईथन। श्री ईथन टॉप टियर ग्रेजुएट हैं। क्यों ना हम उन्हें इस प्रोजेक्ट पर कुछ सलाह देने दें। सभी की नजरें तुरंत मुझ पर केंद्रित हो गईं। वेस्ली सार्वजनिक रूप से मेरा अपमान करने के लिए ऐसा कर रहा था। एक बारबेक्यू स्टॉल मालिक विदेशी निवेश के बारे में क्या जान सकता है। सभी के चेहरों पर एक अभिव्यक्ति थी जो दिखा रही थी कि वे एक मजाक देखने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन वोंग ने भी भौहें चढ़ाईं, स्पष्ट रूप से यह महसूस करते हुए कि वेस्ली तिल का ताड़ बना रहा है। स्कारलेट के हाथ कसकर भींच गए। उसके हाथों की पीठ पर नसें उभर आईं, लेकिन मैं बहुत शांत रहा। मैंने माइक्रोफोन लिया और प्रोजेक्ट डिस्प्ले स्क्रीन के पास चला गया। स्क्रीन घने डेटा और चार्ट से भरी हुई थी। बस एक नजर में मेरे दिमाग में 5 साल से बंद व्यावसायिक ज्ञान और तर्क तुरंत सतही डेटा से सक्रिय हो गए। इस प्रोजेक्ट का रिटर्न दर वास्तव में बहुत आकर्षक है। मैंने शुरू किया। मेरी आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन पूरे स्थल पर स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। लेकिन आपने 3 घातक कमियों को नजरअंदाज कर दिया है। मैंने लेजर पॉइंटर उठाया और स्क्रीन पर एक डेटा पॉइंट की ओर इशारा किया। पहला, विनिमय दर जोखिम। आपके लाभ अनुमान वर्तमान विनिमय दर पर आधारित हैं, लेकिन लक्ष्य देश की राजनीतिक स्थिति अस्थिर है और उसकी मुद्रा में बड़े पैमाने पर अवमूल्यन का जोखिम है। एक बार जब यह 5% से अधिक अवमूल्यन करती है,
तो पूरा प्रोजेक्ट लाभ से हानि में बदल जाएगा। दूसरा, कानूनी जाल। स्थानीय भूमि निजीकरण अधिनियम में छिपे हुए खंड हैं। विदेशी पूंजी द्वारा रखी गई वाणिज्यिक अचल संपत्ति को विशिष्ट परिस्थितियों में बिना मुआवजे के सरकार द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, और सबसे घातक बात, आपका लक्षित ग्राहक प्रोफाइल पूरी तरह से गलत है। उस ज्ञान पर भरोसा करते हुए जो मैंने उस समय अर्जित किया था जब मैं अभी भी क्राउन प्रिंस था, और मेरी असाधारण व्यावसायिक अंतर्ज्ञान, मैंने एकदम सटीक निशाना साधा। सटीक तर्क और पूर्ण स्पष्टता के साथ मैंने परियोजना में सभी कमियों और संभावित जोखिमों को इंगित किया। पूरा स्थल पूरी तरह से शांत था। हर कोई मेरे विश्लेषण से पूरी तरह से स्तब्ध था। यहां तक कि उस चेयरमैन वोंग की अभिव्यक्ति भी प्रारंभिक तिरस्कार से गंभीर गंभीरता और अंततः पूर्ण प्रशंसा में बदल गई। वेस्लो का चेहरा पहले ही सुअर के कलेजे के रंग का हो चुका था। वह मूल रूप से मुझे बेवकूफ बनाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय वह मेरी सीढ़ी बन गया, जिससे मुझे एक ही लड़ाई में नाम कमाने का मौका मिला। जब मैंने समाप्त किया तो मैंने माइक्रोफोन वापस मेजबान को सौंप दिया और स्कारलेट के पास वापस आ गया। पूरा कमरा गड़गड़ाहट की तालियों से गूंज उठा। अनगिनत लोगों ने मुझे नए सम्मान और यहां तक कि विस्मय से भरी निगाहों से देखा। उस चेयरमैन वोंग ने भी व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आकर मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। श्री ईथन, आपके पास बड़ी प्रतिभा है। मुझे वास्तव में आज आपको धन्यवाद देना चाहिए, अन्यथा मेरे कई अरबों डॉलर बेकार चले जाते। उसने उत्साहपूर्वक अपना बिजनेस कार्ड मुझे सौंपा। हमें भविष्य में संपर्क में रहना चाहिए और विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। जैसे ही मैं इस सारे उत्साह से निपट रहा था, मेरी नजर अनायास ही स्कारलेट की ओर खिंच गई। मैंने उसकी आंखों में पूरी तरह से अनचोके, लगभग कट्टरपंथी गर्व और जुनून देखा। उसने मेरे कान के पास झुककर केवल हम दोनों को सुनाई देने वाली आवाज में फुसफुसाया, आज रात तुम खाने लायक लग रहे हो। मेरा दिल एक धड़कन छोड़ गया। गाला में अपनी क्षमता दिखाने से मुझे स्कारलेट की कंपनी में तुरंत एक ठोस पैर जमाने में मदद मिली। जो लोग पहले मुझे तिरस्कार और उपहास की निगाहों से देखते थे, वे अब मुझसे असाधारण रूप से विनम्र थे। स्कारलेट इस परिणाम से बहुत संतुष्ट दिख रही थी। उसने मुझे वास्तविक अधिकार प्रदान करते हुए मुझे संभालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपना शुरू कर दिया। उनमें वेस्ली की कंपनी के साथ सहयोग में एक $multi-billion का सेमीकंडक्टर चिप अनुसंधान और विकास प्रोजेक्ट शामिल था। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, स्कारलेट ने कागजात का एक मोटा ढेर मेरी मेज पर रखते हुए कहा, और यह तुम्हारा अवसर भी है। मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से संभाल सकता हूं तो मैं पूरी तरह से एक रखैल होने के किसी भी संदेह से छुटकारा पा सकता हूं और सच में उसका दाहिना हाथ बन सकता हूं। लेकिन मैं यह भी जानता था कि यह प्रोजेक्ट आसान नहीं होगा। वेस्ली को गाला में सार्वजनिक रूप से मेरे द्वारा अपमानित किया गया था। उसकी सारी गरिमा खो गई थी। वह इसे कभी नहीं छोड़ेगा। परियोजना संरेखण बैठक में वेस्ली ने असाधारण सहयोग के साथ व्यवहार किया और उसके चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान भी थी, जैसे कि गायला में अप्रियता कभी हुई ही ना हो। असिस्टेंट ईथन, कृपया भविष्य में मेरा मार्गदर्शन करें। उसने सक्रिय रूप से मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया। मैंने उसका हाथ हिलाने के लिए आगे बढ़ा। उसकी हथेली पूरी तरह से ठंडी थी और उसकी नजर की गहराई में एक छिपी हुई दुर्भावना का पता था जिसे पहचानना मुश्किल था। आप बहुत विनम्र हैं श्री वेस्ली। आइए हम एक दूसरे से सीखें। अगले कुछ दिनों में प्रोजेक्ट असाधारण सहजता के साथ आगे बढ़ा। वेस्ली की कंपनी ने सभी आवश्यक डेटा और तकनीकी सहायता प्रदान की। हमारी टीम ने भी जल्दी से प्रारंभिक सहयोग योजना तैयार कर ली। सब कुछ इतना सहज था, यह थोड़ा असामान्य लग रहा था। उस अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए जो मैंने उस समय कारोबारी दुनिया में तूफानों का सामना करने के वर्षों से विकसित किया था, मुझे बेचैनी की एक लहर महसूस हुई। वेस्ली जैसा क्षुद्र व्यक्ति जो हर बदले की तलाश में रहता है, उस अपमान को इतनी आसानी से कैसे निगल सकता है? इसके पीछे कोई जाल जरूर होगा। मैंने सभी अनुबंध, डेटा और तकनीकी दस्तावेजों को बार बार दर्जनों बार पढ़ा। आखिरकार एक देर रात मुझे एक कोर तकनीकी पैरामीटर में एक ऐसा लूप होल मिला जिसे पहचानना लगभग असंभव था, जो वेस्ली ने हमें प्रदान किया था। उसने दशमलव बिंदु के 6 स्थान बाद एक एकल अंक बदल दिया था। यह बदलाव बेहद छोटा था और नियमित परीक्षण के दौरान बिल्कुल भी समस्या नहीं दिखाएगा। लेकिन एक बार जब चिप बड़े पैमाने पर उत्पादन चरण में प्रवेश करती थी तो यह छोटी सी त्रुटि अनंत रूप से बढ़ जाती, जिससे चिप्स का पूरा बैच पूरी तरह से खत्म हो जाता। इसके परिणाम स्वरूप एक खगोलीय वित्तीय नुकसान होता। इससे भी अधिक क्रूर बात यह थी कि इस अनुबंध में वेस्ली ने सभी तकनीकी जोखिमों को पूरी तरह से हमारी कंपनी के कंधों पर डालने के लिए जटिल कानूनी शब्दों का इस्तेमाल किया था। एक बार कुछ गलत होने पर न केवल स्कारलेट की कंपनी को सभी आर्थिक नुकसान उठाने पड़ते, बल्कि इस प्रोजेक्ट के प्रभारी व्यक्ति के रूप में मुझे उसके द्वारा वाणिज्यिक धोखाधड़ी और कर्तव्य की उपेक्षा का आरोप लगाकर सीधे जेल भेज दिया जाता। कितनी जहरीली साजिश! उसने पूरी तरह से गणना की थी कि क्योंकि मैं 5 साल से कारोबारी दुनिया से बाहर था, मैं स्वाभाविक रूप से नवीनतम तकनीक और जटिल अनुबंध विवरणों से अपरिचित होता और निश्चित रूप से इस जाल को अनदेखा कर देता। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा को देखा जिसे मैंने लाल घेरे से चिह्नित किया था। मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अगर मुझे यह नहीं मिला होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। मैंने तुरंत कोई हंगामा नहीं किया।
मुझे पता था कि अगर मैं अब दुश्मन को सचेत कर दूंगा तो वेस्ली केवल बहाना बनाएगा, यह दावा करते हुए कि यह तकनीकी कर्मचारियों द्वारा की गई गलती थी। मैं उसे घातक झटका देना चाहता था। ठीक उसी क्षण जब वह सबसे अधिक आत्मसंतुष्ट था, मैंने चुपचाप वेस्ली के डेटा के साथ छेड़छाड़ के सभी सबूत एकत्र किए, जिसमें सर्वर के बैकएंड ऑपरेशन लॉग भी शामिल थे। उसी समय मैंने एक व्यक्ति से संपर्क किया। वह व्यक्ति लोगान था, जो उस समय मेरे पिता का ड्राइवर था और मेरे सबसे भरोसेमंद पूर्व अधीनस्थों में से एक था। ईथन परिवार के पतन के बाद उसने मेरे द्वारा दी गई एक राशि का उपयोग करके अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और अब वह पहले से ही देश में शीर्ष साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों में से एक था। मैंने उसे स्थिति समझाई। बिना किसी हिचकिचाहट के लोगान अपनी टीम को रातों रात ले आया और मुझे एक जवाबी हमले की योजना तैयार करने में मदद की। हमने वेस्ली द्वारा छोड़े गए बैकडोर का उपयोग करके न केवल डेटा त्रुटि को ठीक किया, बल्कि रिवर्स में एक प्रोग्राम भी लगाया। यह प्रोग्राम हस्ताक्षर समारोह के दौरान बैकएंड में डेटा के साथ छेड़छाड़ करने की वेस्ली की पूरी प्रक्रिया को वास्तविक समय में प्रदर्शित कर सकता था। यह सब करने के बाद मैंने अपनी मेज पर 2 दस्तावेज रखे। एक त्रुटिपूर्ण अनुबंध था जिस पर वेस्ली चाहता था कि मैं हस्ताक्षर करूं। दूसरा सभी त्रुटियों को ठीक करने वाली एक अनुकूलित योजना थी जो प्रोजेक्ट के लाभ मार्जिन को भी 20% बढ़ा देती थी। मैं वेस्ली को एक आश्चर्य देने के लिए तैयार था। वह अपने जीवन के बाकी दिनों में हस्ताक्षर समारोह को कभी नहीं भूल पाएगा। स्कारलेट ने पिछले कुछ दिनों में मेरे असामान्य व्यवहार को देखा होगा। मैं अक्सर देर रात तक काम करता था और मेरी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय हर रात एक गिलास गर्म दूध मेरी मेज पर आता था। जिस सुबह मैं हस्ताक्षर समारोह के लिए जाने की तैयारी कर रहा था, उसने मुझे रोका। उसने मेरे थोड़े झुर्रीदार कॉलर को सीधा करने में मेरी मदद की। उसकी हरकतें कोमल थीं। मुझे तुम्हारी क्षमता पर विश्वास है, उसने मेरी आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा। बस जाओ और करो। एक साधारण वाक्य, फिर भी इसने मुझे अनंत शक्ति और आत्मविश्वास दिया। मैंने उसे देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। मेरी वापसी की प्रतीक्षा करो वेस्ली, तेरा दिन आ गया है। मैं कभी किसी को उसे चोट पहुंचाने का मौका नहीं दूंगा। हस्ताक्षर समारोह के सम्मेलन कक्ष में वातावरण गंभीर और उत्साहपूर्ण था। प्रमुख मीडिया आउटलेट्स के टेलीफोटो लेंस और वीडियो कैमरे पहले से ही लगाए गए थे। फ्लैश बल्ब लगातार चमक रहे थे। स्कारलेट की कंपनी और वेस्ली की कंपनी दोनों के लिए यह सहयोग एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम था जिसने उद्योग से बहुत ध्यान आकर्षित किया। वेस्ली बहुत उत्साहित होकर मेरे सामने बैठा था। वह मीडिया रिपोर्टरों को बार बार हाथ हिला रहा था। उसके चेहरे पर अहंकार छिपाना असंभव था। जिस तरह से उसने मुझे देखा, वह एक बिल्ली और चूहे के मनोरंजन और दया से भरा था। उसे सोचना चाहिए था कि मैं, पूर्व क्राउन प्रिंस, आज उसके हाथों पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। स्कारलेट मेरे बगल में बैठी थी। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसका मेरे साथ कसकर भींचा हुआ हाथ अभी भी उसकी घबराहट को धोखा दे रहा था। मैंने अपना हाथ घुमाकर उसके हाथ की पीठ थपथपाई, उसे आश्वस्त करने वाली नजर दी। हस्ताक्षर समारोह औपचारिक रूप से शुरू हुआ। दोनों पक्षों की कानूनी टीमों ने अंतिम अनुबंध सत्यापन किए। पूरी प्रक्रिया वेस्ली की पटकथा के अनुसार हुई। अंत में समारोह के मास्टर ने घोषणा की, दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों, कृपया हस्ताक्षर करने के लिए मंच पर आएं। वेस्ली ने अपना सूट समायोजित किया और पूर्ण खुशी के साथ उठ खड़ा हुआ। मैं भी उठ खड़ा हुआ। ठीक जब हम उस निर्णायक कलम का स्ट्रोक करने के लिए हस्ताक्षर मेज की ओर चल रहे थे, मैं अचानक बोल पड़ा, 1 मिनट रुकिए। मेरी आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन शांत स्थल में यह अचानक गड़गड़ाहट की तरह लगी और सभी जम गए। मुझे भ्रम से देख रहे थे। वेस्ली की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। असिस्टेंट ईथन, इसका क्या मतलब है? उसने भौहें चढ़ाते हुए अप्रसन्न स्वर में पूछा। क्या आपको अनुबंध पर कोई आपत्ति है? क्या हमारी कानूनी टीमों ने पहले ही पुष्टि नहीं कर दी है कि अनुबंध में कोई समस्या नहीं है? मैंने उसे एक मंद मुस्कान के साथ देखा। क्या समस्या है? क्या इस अनुबंध के पीछे तकनीकी पैरामीटर हैं? मेरे शब्दों के पढ़ते ही वेस्ली की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और कठोरता से डांटा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सभी तकनीकी मापदंडों का हमारी दोनों पक्षों की तकनीकी टीमों द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण किया जा चुका है। इसमें कोई समस्या कैसे हो सकती है? उसने पहले हमला करके मुझ पर झूठा आरोप लगाया, पलटकर मुझे काटने लगा। मुझे लगता है कि तुम बस जानबूझकर बहाना कर रहे हो। यहां भीड़ में ध्यान आकर्षित करने और हमारे हस्ताक्षर समारोह को बाधित करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम नहीं? उसने मुझे स्पष्टीकरण का कोई अवसर देने से इनकार करते हुए पानी को गंदा करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से मैं अब उसे वह मौका नहीं देने वाला था। चाहे बकवास हो या नहीं, हर कोई अपनी आंखों से देख सकता है। मैंने उसके चिल्लाने की अनदेखी की और बस शांति से अपनी उंगलियां चटकाईं। सम्मेलन कक्ष के पीछे बड़ी स्क्रीन तुरंत जगमगा उठी। स्क्रीन पर समारोह के लिए मूल रूप से निर्धारित पृष्ठभूमि प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि एक कंप्यूटर बैकएंड ऑपरेशन इंटरफेस था। चमकदार लाल कोड की पंक्तियां टिमटिमा रही थीं, जो लोगान की टीम द्वारा लगाया गया प्रोग्राम था। स्क्रीन ने स्पष्ट रूप से एक आईपी पता प्रदर्शित किया, जो 3 दिन पहले देर रात वेस्ली की कंपनी के कोर सर्वर में लॉग इन किया था
और 7वीं चिप के कोर पैरामीटर नामक दस्तावेज में सटीक रूप से संशोधन किया था। संशोधन से पहले और बाद के डेटा को अगल बगल प्रदर्शित किया गया था और दशमलव बिंदु के छठे स्थान पर वह अंतर अनगिनत बार बढ़ाया गया था, जो सभी के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उपस्थित लोग सभी उद्योग विशेषज्ञ थे और उन्होंने तुरंत समझ लिया कि इसका क्या मतलब है। स्थल हंगामे से गूंज उठा। वेस्ली का चेहरा जब उसने स्क्रीन पर सामग्री स्पष्ट रूप से देखी तो कागज की तरह पीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कांपते होंठों से मेरी ओर इशारा किया। एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मैंने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। मैंने माइक्रोफोन उठाया। मेरी आवाज ठंडी और स्पष्ट थी। श्री वेस्ली, क्या आप कहना चाहेंगे कि यह तकनीकी कर्मचारियों द्वारा की गई गलती थी? कोई बात नहीं, हमारे पास यहां सर्वर लॉगिन लॉग भी है। स्क्रीन प्रदर्शन बदल गया और उस दिन का लॉगिन अकाउंट, ऑपरेटर और ऑपरेशन के दौरान कनेक्ट किया गया वाईफाई नाम पूर्ण स्पष्टता के साथ प्रदर्शित हुआ। वाईफाई नाम ठीक वेस्ली के कार्यालय का था। सबूत ठोस था। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। वेस्ली के पैरों में ताकत नहीं रही और वह अपनी कुर्सी पर ढह गया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया। सभी मीडिया आउटलेट्स के लेंस पागलों की तरह उस पर फोकस हो गए। पार्टनर पक्ष के प्रतिनिधि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह उठकर खड़ा हुआ और गुस्से से वेस्ली पर चिल्लाया। वेस्ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे घटिया साधनों का इस्तेमाल करने की? हमारी कंपनी तुम्हारी तरह के बेईमान उद्यम के साथ कभी सहयोग नहीं करेगी। वेस्ली की दयनीय स्थिति को देखकर जब सभी ने उसके खिलाफ रुख कर लिया, मुझे जरा सी भी सहानुभूति नहीं हुई। मैंने रिमोट कंट्रोल पर अगला बटन दबाया। सब लोग, मैंने सभी का ध्यान वापस अपनी ओर आकर्षित किया। हालांकि हमें अभी अभी एक छोटा सा आश्चर्य मिला। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे सहयोग के लिए कोई मोड़ नहीं है। विशाल डिस्प्ले स्क्रीन पर एक बिल्कुल नई प्रोजेक्ट योजना अचानक दिखाई दी। यह अनुकूलित योजना थी। मैंने अपनी काउंटर स्ट्राइक रणनीति पर रात भर काम किया था। यह एक अनुकूलित संस्करण है जिसे हमारी टीम ने मूल ब्लूप्रिंट के आधार पर विकसित किया है। न केवल हमने उस तकनीकी जाल को बायपास कर दिया है जिसे श्री वेस्ली ने लगाने की कोशिश की थी, बल्कि कोर एल्गोरिदम को अनुकूलित करके हम प्रोजेक्ट के अंतिम लाभ मार्जिन को और 20% तक बढ़ा सकते हैं। मैंने अपना प्रस्ताव एक ठोस, गूंजती आवाज में पेश किया। पार्टनर प्रतिनिधि की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने दस्तावेज छीन लिया। जितना अधिक उसने पढ़ा उतना ही अधिक आश्चर्यचकित हुआ और जितना गहराई से उसने देखा उतना ही अधिक उत्साहित हुआ। प्रतिभाशाली, यह एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति की कृति है। उसने मौके पर ही फैसला किया। हमने वेस्ली की कंपनी के साथ सभी सहयोग को तुरंत समाप्त करने का फैसला किया है। इसके अलावा हम आशा करते हैं कि आपके प्रस्ताव को अपनाया जाए। श्री ईथन और स्कारलेट की कंपनी के साथ एक गहरा रणनीतिक गठबंधन बनाया जाए। पूरा कमरा पहले से भी अधिक गड़गड़ाहट की तालियों से गूंज उठा। सभी ने अपनी नजरें मेरी ओर मोड़ी। गहरी प्रशंसा और विस्मय से भरी हुई, क्योंकि उसकी वाणिज्यिक धोखाधड़ी और दुर्भावनापूर्ण तोड़फोड़ के कारण वेस्ली को सुरक्षा गार्डों द्वारा सीधे बाहर निकाल दिया गया। जब उसे घसीट कर ले जाया जा रहा था तब भी उसने मुझे द्वेष भरी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर पूर्ण दुर्भावना थी। उसके होंठों से गंदी गालियां निकल रही थीं, लेकिन मुझे अब कोई परवाह नहीं थी। मैं स्कारलेट की जलती हुई नजर से मिला। वह मेरे ठीक बगल में चली आई और उपस्थित सभी लोगों की निगाहों के सामने उसने मुझे एक कसकर शक्तिशाली आलिंगन दिया। फिर एक ऐसे लहजे में जो डींग मारने की हद तक था, उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया, मुझे और सभी को संबोधित करते हुए, वापस स्वागत है मेरे श्री ईथन। इसी क्षण मैं अब केवल उसकी स्पेशल असिस्टेंट नहीं था, न ही वह बारबेक्यू स्टॉल मालिक था। मैं ईथन था, वह ईथन जिसने अपनी क्षमताओं के बल पर एक बार फिर खड़ा होना सीख लिया था। समारोह में पूर्ण प्रतिकार ने मुझे रातों रात मशहूर कर दिया। 5 साल की अनुपस्थिति के बाद ईथन नाम ने एक बार फिर पूरे व्यापारिक समुदाय को हिलाकर रख दिया, जो एक राजा की वापसी का प्रतीक था। अब हर कोई जानता था कि स्कारलेट के ठीक बगल में भयानक क्षमता और तरीकों वाला एक आदमी दिखाई दिया है। वेस्ली की कंपनी अपनी बर्बाद विश्वसनीयता के कारण दिवालिया हो गई। इसके शेयर की कीमत गिर गई और बाजार ने इसे जल्दी से बाहर कर दिया। वह खुद भी वाणिज्यिक धोखाधड़ी के अपराध के लिए जेल की सजा का सामना कर रहा था। जिस रात सब कुछ अंततः सुलझ गया, कंपनी ने मेरे लिए एक विजय भोज का आयोजन किया। मैं बड़ी भीड़ से घिरा हुआ था, गिलासों की खनक और तरह तरह की प्रशंसाओं और तारीफों को सुन रहा था। फिर भी मैं कुछ हद तक व्याकुल महसूस कर रहा था। स्कारलेट ने भोज की शुरुआत में संक्षिप्त रूप से उपस्थिति दिखाई, कुछ विनम्र शब्द कहे और फिर एक बहाना बनाकर जल्दी चली गई। मैंने खुद को हलचल भरी भीड़ से अलग किया और समय से पहले कंपनी वापस चला गया। मैं उसे देखना चाहता था। जब मैं उसके कार्यालय के पास पहुंचा तो दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। एक छोटी सी दरार छोड़ी हुई थी। अंदर से एक गर्मागर्म बहस गूंज रही थी। मिस स्कारलेट, आपने बहुत जल्दबाजी में काम किया। एक बुजुर्ग उत्तेजित आवाज गूंजी। मैंने उसे पहचान लिया। यह अंकल आर्थर थे, कंपनी के वरिष्ठ बोर्ड सदस्यों में से एक। क्या वेस्ली परिवार को पूरी तरह से नाराज करना सच में सिर्फ एक ईथन के लिए उचित था? वेस्ली गिर गया हो सकता है, लेकिन उसके परिवार की नींव अभी भी बरकरार है। दक्षिण अमेरिका में उनके कनेक्शन और चैनल हमारे अगले रणनीतिक कदम की कुंजी हैं।
क्या आपने विचार किया है कि अगर आप अभी उनके साथ सभी व्यावसायिक सौदे काट देती हैं तो हमें कितना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा? एक अन्य निदेशक ने भी बातचीत में हिस्सा लिया। बिल्कुल मिस स्कारलेट, हम सभी स्वीकार करते हैं कि ईथन के पास असाधारण क्षमताएं हैं, लेकिन अगर आप उसके लिए भावनाओं को व्यवसाय पर हावी होने देती हैं तो यह बाकी सभी को गहरा निराश करेगा। मैं दरवाजे के बाहर जम गया। मेरे पैर 1 इंच भी हिलने में असमर्थ थे। वेस्ली परिवार के साथ सभी व्यावसायिक सौदे काट दिए गए। मुझे केवल इतना पता था कि वेस्ली खत्म हो गया था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि स्कारलेट ने मेरे लिए पर्दे के पीछे इतना कुछ किया था, सिर्फ मेरी तरफ से इस गुस्से को हवा देने के लिए। उसने इतना बड़ा कॉर्पोरेट हित बलिदान करने में संकोच नहीं किया था। कार्यालय के अंदर स्कारलेट की आवाज ठंडी गूंजी, एक पूर्ण निर्विवाद दृढ़ता रखती हुई। उसने केवल एक वाक्य कहा, मेरे नियम ही नियम हैं। फिर मेज पर हाथ पटकने की जोरदार आवाज आई। जो कोई भी ईथन को छूने की हिम्मत करता है वह मेरी जान को छूता है। मैं इसे एक बार फिर कह रही हूं, आज से सिवर, वेस्ली परिवार और उसके किसी भी सहयोगी के साथ सभी व्यावसायिक सौदे बंद कर दो। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले सभी वित्तीय नुकसान को मैं अकेले वहन करूंगी। अगर किसी को अब भी कोई आपत्ति है तो वह अब भी अपना त्याग पत्र दे सकता है। कार्यालय एक पल की पूर्ण मौन में डूब गया। मैं दरवाजे के बाहर छिपकर खड़ा था। मेरा दिल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ से निचोड़ा जा रहा हो। सदमा, गहरी भावना और एक अवर्णनीय पीड़ा मेरी छाती के अंदर उमड़ पड़ी। यह पता चला कि वह हमेशा अपने तरीके से मेरे लिए सभी बाधाओं को दूर कर रही थी, मेरे सिर पर एक सुरक्षात्मक आकाश धारण कर रही थी। फिर भी मैं अभी भी अपनी हास्यास्पद गर्व में उलझा हुआ था। यह संदेह कर रहा था कि वह भीख दे रही है और मेरा अपमान करने की कोशिश कर रही है। पहली बार मैंने पूर्ण स्पष्टता के साथ महसूस किया कि मेरे लिए उसकी भावनाओं को कभी भी एक साधारण एहसान के ऋण तक सीमित नहीं किया जा सकता है। गहरी सांस लेते हुए मैंने कार्यालय का दरवाजा धकेल दिया। अंदर के कुछ वरिष्ठ बोर्ड सदस्यों ने मुझे देखा। उनकी अभिव्यक्तियां कुछ अजीब और अप्राकृतिक हो गईं। स्कारलेट ने जैसे ही मुझे देखा, उसने तुरंत अपनी सभी तीखी धार और बर्फीली मुद्रा वापस ले ली। उसकी नजर एक पल में नरम हो गई, जैसे कि वह निर्दयी, निर्णायक रानी जिसने अभी अभी पूरे कमरे को डरा दिया था केवल एक भ्रम था। दूसरों की अनदेखी करते हुए मैं सीधे उसके पास गया। उपस्थित सभी लोगों की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने मैंने पहली बार सक्रिय रूप से उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ थोड़ा ठंडा लग रहा था। धन्यवाद, मैंने कहा। मेरी आवाज धीमी थी, फिर भी इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता था। स्कारलेट का शरीर हल्का सा कांपा और उसने तुरंत मेरा हाथ कसकर दबाया, यहां तक कि उसकी उंगलियां भी धीरे से कांप रही थीं। मेरे साथ तुम्हें कभी ये शब्द नहीं कहने पड़ते। उसकी आवाज की गहराई में एक बमुश्किल बोधगम्य रुकावट थी। मेरे दिल में अपने कम आत्मसम्मान और संवेदनशीलता के कारण बनी बर्फ की मोटी दीवार आखिरकार इसी क्षण दरार पड़ने लगी। वरिष्ठ बोर्ड सदस्यों ने एक दूसरे को देखा और अपनी जगह जानते हुए वे चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। कार्यालय में केवल हम दोनों रह गए। मैंने बहुत देर तक उसका हाथ पकड़े रखा, जाने नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद मुझे अपने सामने खड़ी इस महिला को फिर से जानने की जरूरत है और हमारे बीच के रिश्ते की फिर से जांच करनी चाहिए। मुझे संदेह होने लगा कि मुझे ढूंढना और मुझे वापस अपने पास आने के लिए मजबूर करना शायद केवल एक पागल अधिकारपूर्ण भावना से प्रेरित नहीं था। क्या इसके पीछे कोई गहरा छिपा हुआ कारण हो सकता है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता? स्कारलेट के अतीत के बारे में एक शक्तिशाली जिज्ञासा मेरे अंदर खिल उठी। मैंने स्कारलेट द्वारा प्रदान किए गए उच्च अधिकार का उपयोग करके पिछले 5 वर्षों के दौरान उसके अनुभवों की चुपचाप जांच शुरू कर दी। मैंने जो खोजा उसने मुझे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। स्कारलेट के पिछले 5 साल एक पूर्ण किंवदंती से कम नहीं थे। वह एक बेसहारा लड़की से जिसका अपना परिवार उसका शिकार कर रहा था, गोल्डन ट्रायंगल जैसी कट्टर जगह पर पैर जमाने और फिर अपनी इस विशाल व्यावसायिक साम्राज्य का निर्माण करने तक गई। इसमें शामिल कठिनाइयां और रक्तपात किसी भी बाहरी व्यक्ति की कल्पना से परे था। लेकिन इन सबसे ज्यादा मुझे जो झटका दिया वह और कुछ नहीं था। अपनी जांच के दौरान मुझे एक अकेला सर्वर मिला जिसे उसने उच्चतम स्तर की सुरक्षा क्लियरेंस का उपयोग करके एनक्रिप्ट किया था। सर्वर का कोड नेम सीरियस था। यह मेरे नाम यान का एक समानार्थी शब्द था और यह मेरा पसंदीदा सितारा भी था। मेरा दिन एक हिंसक धड़कन छोड़ गया और एक मजबूत पूर्वाभास मेरे मन में उमड़ा। मैंने सर्वर के पासवर्ड को क्रैक करने का प्रयास किया। उससे संबंधित हर तारीख और संख्या का उपयोग करके जो मुझे पता था, सभी विफल रहे। जब मैं हार मानने ही वाला था, मेरी उंगलियां अनजाने में कीबोर्ड पर मोर्स कोड का एक स्ट्रिंग टाइप कर रही थीं। यह आई लव यू था। वह पहला कोड जो मैंने उसे सिखाया था उस समय जब वह मेरे विला में रह रही थी। पूरी ऊब के कारण, जैसे किसी भूत ने मुझ पर कब्जा कर लिया हो, मैंने कोड के इस स्ट्रिंग को इनपुट फील्ड में डाला। एक झंकार के साथ कंप्यूटर ने संकेत दिया कि पासवर्ड सही था और सर्वर का एन्क्रिप्शन भंग हो गया। मेरे हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। सर्वर के अंदर मेरे द्वारा अनुमानित कॉर्पोरेट रहस्यों में से कोई भी नहीं था। इसके बजाय एन्क्रिप्टेड फोल्डरों का एक संग्रह था और हर एक फोल्डर का नाम मुझसे संबंधित था। ईथन समूह के पतन की जांच रिपोर्ट।
शामिल व्यक्तियों और आपराधिक साक्ष्यों की सूची, ईथन परिवार की खोई हुई संपत्तियों के लिए ट्रैकिंग और अधिग्रहण योजना। कांपते हाथ से मैंने पहला फोल्डर खोला। अंदर दस्तावेजों का एक पहाड़ था जो एक भयानक स्तर तक विस्तृत था। 5 साल पहले ईथन परिवार के रातों रात ढहने के बाद से स्कारलेट गुप्त रूप से पूरे मामले की तह तक जा रही थी। उस समय मेरे पिता को धोखा देने वाले हर एक व्यक्ति की हरकतें, उनकी सारी गंदगी और आपराधिक साक्ष्य उसने विभिन्न माध्यमों से एकत्र किए थे और पूर्ण स्पष्टता के साथ व्यवस्थित किए थे। उसने हमारे सभी दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखने के लिए एक विशाल सूचना नेटवर्क भी स्थापित किया था। मैंने एक और फोल्डर खोला और अंदर कुछ ऐसा था जिसने मुझे और भी चौंका दिया। इन सभी वर्षों में जब वह गोल्डन ट्रायंगल में जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी, वह हमारे परिवार की उन संपत्तियों को वापस खरीद रही थी जो दिवालियापन के बाद दुनिया भर में बिखर गई थी। बिना किसी खर्च की परवाह किए उन्हें टुकड़े टुकड़े करके वापस खरीद रही थी। उसने मेरे नाम पर गुप्त रूप से एक विशाल बदला कोष भी स्थापित किया था। उस कोष में हर एक पैसा मेरे लिए तैयार किया गया था। उसने जो कुछ भी किया वह अपने लिए नहीं था। उसने यह साम्राज्य रानी बनने के लिए नहीं बनाया था। उसने यह मेरे लिए किया था, मेरे लिए, एक आवारा कुत्ते के लिए जिसके बारे में उसने सोचा था कि उसने उसे बहुत पहले छोड़ दिया था। उसने मेरी वापसी के लिए आवश्यक सारा गोला बारूद तैयार किया था। मुझे ढूंढना और मुझे वापस अपने पास आने के लिए मजबूर करना कोई अचानक सनक नहीं थी। मेरा अपमान करने का कोई प्रयास नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि समय पक गया है। उसे लगा कि उसके पास आखिरकार मेरी रक्षा करने और मेरा बदला लेने में मेरी मदद करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। मैंने स्क्रीन पर टेक्स्ट की पंक्तियों और चार्ट की पंक्तियों को घूरा। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं मुश्किल से माउस पकड़ पा रहा था। मेरी आंखों के किनारे लाल हो गए और मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। यह पता चला कि मैं जिसे भागना समझता था, जिसे मैं बोझ बनने से बचना समझता था, वह वास्तव में उसकी नजरों में सबसे गहरा विश्वासघात था। यह पता चला कि जब मैं पिछले 5 सालों से उस छोटे से सीमावर्ती शहर में आत्मदया में डूबा हुआ बारबेक्यू बेच रहा था, यह महिला मेरे लिए भारी बोझ उठा रही थी, मेरे बदले की सभी राहों को समतल कर रही थी। मैं कितना कमीना हूं, मैं कर ही क्या रहा था। मैं अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। मेरी छाती हिंसक रूप से धड़क रही थी। अपराधबोध, गहरी भावना, पीड़ा और पछतावा, अनगिनत भावनाएं एक साथ उलझकर मुझे लगभग फाड़ रही थीं। मैं अब अपनी शांति नहीं रख सकता था। उस टैबलेट कंप्यूटर को कसकर पकड़कर, जिसकी स्क्रीन अभी भी जगमगा रही थी, मैं एक पागल की तरह कार्यालय से बाहर निकल गया। मुझे उसे ढूंढना था। अभी, इसी पल मुझे उसे तुरंत देखने की जरूरत थी। मैंने स्कारलेट के बेडरूम का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। वह अभी अभी सोने की तैयारी कर रही थी। उसने केवल एक नाजुक सिल्क नाइट गाउन पहना हुआ था। मुझे इतनी बेकाबू अवस्था में अंदर आते देखकर वह स्पष्ट रूप से चौंक गई। ईथन! इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करती, मैं कुछ कदमों में उसके पास पहुंचा और टैबलेट कंप्यूटर को जोर से उसके ठीक सामने मेज पर पटक दिया। यह क्या है? मैंने स्क्रीन पर उन फोल्डरों की ओर इशारा किया। मेरी आवाज तीव्र भावना से कांप रही थी। मेरी खून से लथपथ आंखें उसे घूर रही थीं। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? स्कारलेट ने स्क्रीन पर सर्वर की सामग्री को देखा जिसे मैंने क्रैक किया था। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह एक पल के लिए चुप रही, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप मुझे देखती रही। उसकी नजर बहुत शांत थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसमें एक अथाह सागर है जो बहुत अधिक शिकायत, लालसा और पीड़ा से भरा है। बहुत देर बाद उसने आखिरकार बात की। उसकी आवाज अविश्वसनीय रूप से कर्कश थी। तुझे बताऊं? उसने एक आत्म तिरस्कारी हंसी बोली। तुझे बताऊं और फिर तुझे वही पुरानी बात इस्तेमाल करने दूं कि तू मुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता और मेरी नजरों से एक और 5 साल के लिए गायब हो जाए। मैं डर गई थी। उसने मुझे देखा। उसकी आवाज में एक भेद्यता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे डर था कि तुम वे चीजें नहीं चाहोगे जो मैंने तुम्हें दी। मुझे डर था कि तुम फिर से भाग जाओगे। पानी, ईथन, मैं सच में तुम्हें बिना किसी शब्द के मुझे छोड़कर जाते हुए फिर से नहीं देख सकती। उसके हर शब्द ने मेरे दिल पर चाकू की तरह वार किया। मैंने अपनी आंखें पूर्ण पीड़ा में बंद कर लीं। मेरे जाने का कारण, उस समय मैंने बड़ी मुश्किल से बात करना शुरू किया, उस रहस्य को कबूल करते हुए जो 5 साल से मेरे दिल पर बोझ था। ठीक था, क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने मुझे बताया था कि ईथन परिवार को गिराने वाली ताकतों की पृष्ठभूमि अथाह गहरी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि छिप जाऊं और बदला लेने के बारे में कभी ना सोचूं। मुझे डर था कि मेरे जैसा आवारा कुत्ता तुम पर एक घातक आपदा लाएगा, कि मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींच लूंगा। इसलिए मैं भाग गया। ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें नहीं चाहता था। तुम बिल्कुल कमीने हो। इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करता, स्कारलेट अचानक आगे बढ़ी और एक तेज बैकहैंड सीधे मेरे चेहरे पर जड़ा। यह थप्पड़ होटल वाले से भारी और कठोर था, लेकिन तुरंत बाद उसके आंसू बिना किसी चेतावनी के बह निकले और एक पागल औरत की तरह उसने मेरी छाती पर अपनी मुट्ठियां पीटना शुरू कर दिया। इतनी जोर से मारा, ऐसा लगा जैसे वह मुझे टुकड़े टुकड़े करना चाहती हो। तुम कमीने हो, तुम पूरी तरह से। वह अनियंत्रित रूप से सिसकी, सांस फूल रही थी जब वह मुझ पर वार कर रही थी। मैं तुम्हारा 5 साल इंतजार करती रही। मैंने तुम्हें 5 साल खोजा।
मुझे लगा मुझे लगा कि जब तुम वापस आओगे और सफलता और प्रसिद्धि हासिल करोगे तो तुम मुझे तुच्छ समझोगे कि तुम मुझसे ऊब गए हो। मुझे लगा कि तुम मेरे जैसी महिला को बहुत पहले भूल चुके हो, जिसके हाथों में खून लगा है। सभी गलतफहमियां, सभी छिपी हुई शिकायतें इसी क्षण उसके आंसुओं और मुट्ठियों के साथ पूरी तरह से फूट पड़ी। मैंने उसे मुझ पर प्रहार करने दिया, न तो चकमा देने की कोशिश की और न ही जवाबी हमला किया। मैंने बस अपनी बाहों को उसके चारों ओर कसकर हिंसक रूप से लपेट लिया, उसे एक हताश आलिंगन में खींच लिया। माफ कर दो। मैंने उसके कान के पास बार बार माफी मांगी, मेरी आवाज सिसकी के साथ फट रही थी। मुझे बहुत माफ कर दो स्कारलेट, मैं गलत था, मैं सच में गलत था। वह मेरी बाहों में एक छोटी लड़की की तरह रोई, जिसने अपना रास्ता खो दिया था। उसके सामान्य रानी जैसे रवैये का एक अंश भी नहीं बचा था। उसके आंसू तप रहे थे, मेरी शर्त को भिगोकर सीधे मेरे दिल में जल रहे थे। बहुत देर बाद उसका रोना धीरे धीरे कम हुआ, केवल दबी हुई रुकी हुई सिसकियां रह गईं। उसने अपना सिर मेरी छाती से उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल और सूजी हुई थीं। उसकी नजर की तीखी धार पूरी तरह से पिघल गई थी। केवल एक अंतहीन गहरा स्नेह और एक तीव्र कांपती असुरक्षा रह गई थी। क्या तुम सच में मुझे फिर से नहीं छोड़ोगे? उसने मुझे देखा। उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि वह टूट गई। उसकी आंखें एक लगभग चौंकाने वाली तीव्रता से जल रही थीं। उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों में पकड़ लिया, एक जलती हुई तीव्रता के साथ मुझे घूर रही थी। ईथन, क्या तुम्हारे 5 साल पहले के शब्द अब भी मान्य हैं? मुझे ठीक ठीक पता था कि वह किस बात का जिक्र कर रही थी। वह वादा था, जब मैं सब कुछ वापस ले लूंगी तो मेरी जान और मेरा शरीर पूरी तरह से तुम्हारा हो जाएगा। मैंने मौखिक जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैं बस झुका और उसके ठंडे फिर भी अविश्वसनीय रूप से कोमल होठों पर एक गहरा भारी चुंबन दबाया। इस चुंबन में 5 साल की लालसा, 5 साल की गलतफहमी, 5 साल की पीड़ा और गहरा पछतावा था। इसमें मेरी वर्तमान खोई हुई वस्तु को पुनः प्राप्त करने का उत्साह और फिर कभी जाने न देने का पूर्ण दृढ़ संकल्प भी था। जैसे ही चुंबन समाप्त हुआ, हम दोनों पूरी तरह से सांस से बाहर थे। मैंने अपना माथा उसके माथे पर टिकाया, उसके गालों को देखा जो ऑक्सीजन की कमी से लाल हो गए थे, और उसके चमकदार सूजे हुए होंठ। इस क्षण से मैंने उसके कान के पास फुसफुसाया, अपने पूरे जीवन के सबसे गंभीर और ईमानदार स्वर का उपयोग करते हुए, हर एक शब्द पर जोर देते हुए, तुम्हारी जान मेरी है, तुम्हारा शरीर भी मेरा है। मैं एक पल के लिए रुका, फिर अपने मुंह के कोनों को मोड़ते हुए अपने पूर्ण स्वामित्व की घोषणा करने के लिए एक आक्रामक आदेशात्मक स्वर अपनाया। और तुम स्कारलेट, तुम्हारी हर चीज के साथ, तुम्हारे बालों के एक स्ट्रैंड से लेकर तुम्हारे पैरों के अंगूठे तक, इसी क्षण से लेकर सुदूर भविष्य तक, यह सब पूरी तरह से मेरा है। स्कारलेट ने एक सुंदर हंसी बोली। वह मुस्कान इतनी दीप्तिमान थी, ऐसा लगा जैसे वह सर्दियों की पूरी बर्फ और बर्फ को पिघला सकती है। वह अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी हुई और मुझे वापस चूमा। ठीक है, उसने फुसफुसाया, यह एक सौदा है। हमारे बीच 5 लंबे वर्षों से खड़ी बर्फ की विशाल पर्वत आखिरकार इसी क्षण पूरी तरह से घुल गई थी। अगले ही दिन स्कारलेट के कॉर्पोरेट समूह की संगठनात्मक संरचना में एक बड़ा उथल पुथल मच गई। मैं अब केवल स्पेशल असिस्टेंट नहीं था, इसके बजाय सह सीईओ की क्षमता में मैं औपचारिक रूप से सुर्खियों में आ गया। स्कारलेट और मैं हर मायने में एक सच्ची पावर कपल बन गए थे। यह खबर कि ईथन एलाइट फाइनेंशियल सर्कल का क्राउन प्रिंस गोल्डन ट्रायंगल की रानी के साथ वापस आया था, अपना बदला लेने के लिए, एक विशाल बम की तरह थी जिसने पूरे उच्च समाज में सदमे की लहरें भेज दी। वे दुश्मन जिन्होंने एक बार एक आदमी को लात मारी थी जब वह नीचे था और लालच से ईथन परिवार की संपत्ति को तराशा था, अब अपनी सुरक्षा के लिए घबराने लगे थे। हमारे बदले का अभियान आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। मैंने अब कोई आरक्षण या झिझक नहीं रखी। मैंने स्कारलेट द्वारा पिछले 5 वर्षों में एकत्र किए गए आपराधिक साक्ष्य का उपयोग किया। सबूत उन लोगों को सीधे नर्क में खींचने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। अपने दिमाग में बंद व्यापारिक रणनीतियों के साथ मिलकर हमारी पहली घात की योजना बनाई। हमारा लक्ष्य अंकल आर्थर था। वह पहला आदमी था जिसने उस समय मेरे पिता को धोखा दिया था और जिसने ईथन परिवार की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा खा लिया था। वह एक ऐसा आदमी था जिसका मैंने एक बार बहुत सम्मान किया था। कोई है जिसे मैंने 1 दशक से अधिक समय तक प्यार से अंकल कहा था। हमने एक सिंक्रोनाइज 2 तरफा हमला शुरू किया। स्कारलेट ने अपने व्यापक कनेक्शन नेटवर्क का उपयोग करके अंकल आर्थर के कर चोरी और अवैध व्यापारिक गतिविधियों के पुख्ता सबूतों को संबंधित अधिकारियों को गुमनाम रूप से जमा करवाया। इस बीच मैंने पूंजी बाजारों में काम किया। हमारे विशाल बदला कोष का उपयोग खगोलीय वित्तीय संसाधनों के साथ उसकी कंपनी के शेयर मूल्य पर एक विनाशकारी, कुचलने वाला झटका देने के लिए किया। पहले मैंने कई अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट सेलिंग संस्थानों के साथ समन्वय करके भयावह शोध रिपोर्ट जारी की, जिससे बाजार का विश्वास गंभीर रूप से डगमगा गया। फिर जैसे ही शेयर की कीमत मुक्त गिरावट में गई, हमने उत्तोलन निधियों का उपयोग करके एक शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण किया। शुरू से अंत तक अंकल आर्थर के कॉर्पोरेट साम्राज्य को ताश के पत्तों के घर की तरह ढहने में मात्र 3 दिन लगे।
एक सप्ताह बाद कंपनी की असाधारण बोर्ड बैठक में मैं सबसे बड़े एकल शेयरधारक की क्षमता में सम्मेलन कक्ष में आया। जिस पल अंकल आर्थर ने मुझे देखा, वह पूरी तरह से अचंभित हो गया, ठीक ऐसे जैसे उसने भूत देखा हो। उसने कांपती उंगली से मेरी ओर इशारा किया। उसके होंठ हिंसक रूप से कांप रहे थे। उसका चेहरा चादर की तरह पीला था। ईथन, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। मैंने एक ठंडी हंसी बोली और ठीक उसके सामने चलकर उसे एक भयावह नजर से घूरा। अंकल आर्थर, मुझे विश्वास है कि पिछले 5 वर्षों में आप ठीक रहे होंगे, मेरे परिवार की चोरी की संपत्ति पर जी रहे होंगे। क्या आप रात को आसानी से सो पा रहे हैं? उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह अपनी कुर्सी से फिसलकर मेरे सामने घुटनों के बल गिर गया। वह एक उन्मादी रोने में फूट पड़ा, मेरे पैरों को पकड़कर दया की भीख मांगने लगा। ईथन, कृपया, हमारे 2 परिवारों के बीच इतने सालों से रहे घनिष्ठ संबंधों के लिए मुझे बख्श दो कृपया। मुझे उस समय ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। घृणा से मैंने उसके हाथों को अपने से दूर कर दिया। हमारा घनिष्ठ संबंध? जब तुमने मेरे पिता को मारने के लिए एक ड्राइवर को काम पर रखा था, तो तुम्हें हमारे रिश्ते की परवाह क्यों नहीं थी? जब तुमने मुझे राजधानी से बाहर निकाला और मुझे मारने के लिए हिटमैन भेजे, तो तुम्हें हमारे रिश्ते की परवाह क्यों नहीं थी? मैंने अपनी टेलर्ड सूट की जेब से एक दस्तावेज निकाला और उसके सीधे चेहरे पर पटक दिया। यह तुम्हारा इक्विटी हस्तांतरण समझौता और तुम्हारा त्याग पत्र है। इस पर हस्ताक्षर करो और फिर यहां से चले जाओ। इस तथ्य के सम्मान में कि तुम कभी मेरे बड़े थे, मैं तुम्हें जीवित रहने का एक रास्ता छोड़ रहा हूं। जहां तक तुम्हारे द्वारा किए गए अपराधों का सवाल है, तुम अपने बाकी दिन जेल की कोठरी में पश्चाताप कर सकते हो। मैंने सार्वजनिक रूप से और पूरी तरह से उसे उसकी अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान स्कारलेट शान से मेरे बगल में बैठी घटनाओं को एक शानदार नाट्य प्रदर्शन का आनंद लेने की तरह देख रही थी। एक बार सब कुछ अंततः सुलझ गया। उसने मेरे पास आकर व्यक्तिगत रूप से मुझे एक गिलास बढ़िया शैंपेन डाला, धीरे से मेरे होठों के पास उठाकर। उसकी आंखें गहरी प्रशंसा, पूर्ण मोह और गहरे प्यार से भरी हुई थीं। पियो मेरे राजा। मैंने गिलास लिया और एक घूंट में पी गया। यह केवल शुरुआत थी। अगले 2 महीनों में हमने बिजली की गति और बल के साथ हमला किया। अपने बदले की चेकलिस्ट पर दर्ज हर एक दुश्मन को समान और कभी कभी और भी कठोर तरीकों का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से समाप्त कर दिया। वे कॉर्पोरेट टाइकून जो एक बार खुद को अछूत समझते थे, अब एक के बाद एक जेल में डाले जा रहे थे। उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो गई। न केवल मैंने मूल रूप से ईथन परिवार से संबंधित सब कुछ सफलतापूर्वक वापस पा लिया, बल्कि मैंने उन सभी दुश्मनों के व्यवसायों को भी पूरी तरह से अपने में मिला लिया। मैं अब वह विशेषाधिकार प्राप्त क्राउन प्रिंस नहीं था जिसे अपने परिवार के नाम की सुरक्षा और प्रतिष्ठा की आवश्यकता थी। मैं 5 साल पहले की तुलना में एक और भी अधिक निर्दयी, असीम रूप से अधिक शक्तिशाली बदला लेने वाले राजा में बदल गया था। पूरे व्यापारिक जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो ईथन नाम सुनकर कांप न जाता हो। स्कारलेट ने मुझे उस भव्य कार्यालय में बैठे देखा जो कभी मेरे पिता का था। पूर्ण महारत के साथ रणनीतियां संभाल रहा था। मुस्कुराते हुए वह मेरे पास आई, पीछे से मुझे गले लगा लिया। क्या तुम जानते हो? उसने मेरे चेहरे के किनारे एक कोमल चुंबन दिया। 5 साल पहले के उस गर्वित उच्च उत्साही क्राउन प्रिंस की तुलना में मैं इस ठंडे निर्दयी राजा को अत्यधिक पसंद करती हूं, जो मेरे लिए और हमारे साझा भविष्य के लिए लड़ता है। मैंने अपनी कुर्सी घुमाई, उसे कसकर अपनी बाहों में खींचा, उसे ठीक मेरी गोद में बिठा लिया। तो फिर वह तुम्हें मेरी रानी बनाता है? मैं झुका और उसके होठों को एक दृढ़ चुंबन में बंद कर लिया। हम इस नई दुनिया के राजा और रानी थे। हालांकि हम दोनों पूरी तरह से जानते थे कि सच्ची अंतिम लड़ाई अभी तक नहीं आई थी। उन सभी जटिल साजिशों के पीछे छिपा हुआ सूत्रधार, जो वास्तव में ईथन परिवार को गिराने के लिए जिम्मेदार था, अभी भी गहरी छाया में दुबका हुआ था। हमारे परिवार के पतन के पीछे का वह अंतिम सूत्रधार एक गहराई से स्थापित, अत्यंत कम प्रोफाइल और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली टाइकून परिवार, श्री चार्ल्स के परिवार का था। उनके परिवार और मेरे दादा के बीच वास्तव में एक जीवन और मृत्यु का बंधन था, जिससे हमारे दोनों परिवार पीढ़ियों के पारिवारिक मित्र थे। और ठीक इसी इतिहास के कारण मेरे पिता ने उस समय उसके खिलाफ बिल्कुल भी बचाव नहीं किया था, जिससे उस आदमी को ईथन परिवार के पतन के साथ जोड़ने वाले हर निशान और सबूत को लगभग पूरी तरह से मिटा दिया था। फिर भी स्कारलेट अभी भी कुछ धुंधले सुरागों का पता लगाने में कामयाब रही थी। हमने बहुत लंबे समय तक साजिश रची और रणनीति बनाई और आखिरकार चार्ल्स परिवार का सामना करने का एक सही अवसर सुरक्षित कर लिया। यह एक अफ्रीकी राष्ट्र में एक हीरे के क्षेत्र के खनन अधिकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बोली सम्मेलन था। यह विशेष खदान अगले 10 वर्षों के लिए चार्ल्स परिवार के सबसे महत्वपूर्ण लाभ वृद्धि स्रोत का प्रतिनिधित्व करती थी। वे इसे किसी भी कीमत पर जीतने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थे और हमारा लक्ष्य इस अविश्वसनीय रूप से लाभदायक पुरस्कार को उनके खुले मुंह से छीनना था। बातचीत का स्थान अंतर्राष्ट्रीय जल में एक विशाल अल्ट्रा लग्जरी क्रूज लाइनर पर स्थापित किया गया था। स्कारलेट और मैं अपनी सबसे कुलीन टीम को साथ लेकर क्रूज जहाज पर सवार हुए। ठीक जब हम चार्ल्स परिवार के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत का अंतिम दौर कर रहे थे,
तो कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। पूरी तरह से सब कुछ खो देने के बाद वेस्ली, जो अब एक पागल कुत्ते की तरह काम कर रहा है, किसी तरह खबर सुनने में कामयाब रहा। वह वास्तव में एक दर्जन हताश ठगों को बातचीत के कमरे में बंदूकें तान कर घुसा लाया। कोई हिलेगा नहीं। वेस्ली की आंखें खून से लथपथ थीं, पूरी तरह से पागल और राक्षसी लग रही थीं। बंदूक की नाल सीधे स्कारलेट पर थी। स्कारलेट, ईथन, उसने दांत पीसकर कहा। उसकी आवाज एक गरजती हुई गुर्राहट थी। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मुझे इस दयनीय हालत में पहुंचा दिया। आज मैं तुम दोनों को अपने साथ कब्र में ले जाऊंगा। उसका स्पष्ट इरादा स्कारलेट को बंधक बनाकर मुझे धमकाने या चार्ल्स परिवार के साथ भागने के मौके के लिए सौदेबाजी करने का था। यह दृश्य 5 साल पहले के उस दृश्य से इतना मिलता जुलता था जब स्कारलेट को उसके दुश्मनों ने इसी तरह एक कोने में धकेल दिया था, जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। एक सेकंड की भी झिझक के बिना मैंने तुरंत स्कारलेट को अपनी ढाल बनाकर अपने पीछे खींच लिया। डरना मत। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। मेरी आवाज भयानक रूप से शांत थी। मैं यहां हूं। मैंने अपना सिर उठाया, वेस्ली की पागल आंखों में देखा। वेस्ली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहां आने के बाद बच निकलोगे? मैंने पूर्ण संयम के साथ उसका सामना किया। मेरा दिमाग बिजली की गति से वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। इस जहाज पर चार्ल्स परिवार के लोग हैं, मेरे लोग हैं और विभिन्न राष्ट्रों के सरकारी पर्यवेक्षक हैं। अगर तुमने अभी ट्रिगर खींचा तो अगले ही पल तुम पर गोलियों की बौछार हो जाएगी। तुम्हारे बचने का एकमात्र रास्ता इसी पल अपना हथियार गिरा देना है। मैं पुरानी यादों के लिए शायद तुम्हारा शव बरकरार छोड़ दूं। बस कुछ संक्षिप्त शब्दों में मैंने उसके पीछे खड़े हताश ठगों का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया। वे आखिरकार पैसे के लिए इसमें शामिल हुए थे। उनमें से कोई भी वास्तव में यहां मरना नहीं चाहता था। फिर भी वेस्ली और भी हिंसक रूप से उत्तेजित हो गया। चुप रहो ईथन, तुम पाखंडी कमीने हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर फिर कभी विश्वास करूंगा? पूरी तरह से अपना भावनात्मक नियंत्रण खोकर उसने एक गरजती हुई चीख निकाली, अपना हथियार उठाया और सीधे स्कारलेट पर झपटा। ठीक उसी पल जब वह आगे बढ़ा, मैं चला। मैं उसकी बंदूक की नाल से बचने के लिए एक तरफ खिसक गया और एक तेज, शक्तिशाली पकड़ की चाल के साथ मैंने उसकी कलाई पर अपना हाथ जमा लिया, उसकी पकड़ को उलट दिया। एक क्रूर मोड़ के साथ वेस्ली ने पीड़ा की एक भेदी चीख निकाली और पिस्तौल उसकी उंगलियों से फिसलकर जमीन पर गिर गई। मैंने उसे एक भी खुला मौका नहीं दिया। एक साफ, निर्णायक शोल्डर थ्रो को अंजाम दिया। मैंने उसे कठोर फर्श पर बुरी तरह पटका। मैंने अपना पैर जोर से उसकी छाती पर रख दिया। कुचलने वाले बल ने उसे खून की फुहार उगलने पर मजबूर कर दिया। पूरी घटना एक पलक झपकते ही सामने आ गई। कमरे में मौजूद हर एक व्यक्ति इस अचानक मोड़ से पूरी तरह से बोलबाला हो गया था। स्कारलेट के निजी अंगरक्षकों और जहाज के सुरक्षा कर्मियों ने आखिरकार अपनी होश संभाली। इस पल वे एक ही लहर में आगे बढ़े। वेस्ली और उसके सभी बचे हुए लोगों को पूरी तरह से काबू में कर लिया। संकट पूरी तरह से टल गया। मैंने फर्श पर पड़े वेस्ली पर एक और नजर नहीं डाली। स्कारलेट के पास वापस चल दिया। उसके चेहरे पर अभी भी सदमे का एक निशान था, लेकिन यह ज्यादातर पूर्ण विस्मय से भरा था। मैं ठीक उसके पास गया। अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके बालों के एक उड़े हुए लट को वापस जगह पर रखा। मेरी हरकतें अविश्वसनीय रूप से कोमल थीं। इससे मैं उस निर्दयी व्यक्ति से पूरी तरह से अलग लग रहा था जिसने एक पल पहले वेस्ली को नष्ट कर दिया था। यह ठीक 5 साल पहले उस अंधेरे बंजर गोदाम में जैसा था जब उसने मेरे घावों से खून को सावधानी से पोंछा था। मैंने तुमसे कहा था कि डरना मत। मैंने उसे देखा और एक कोमल मुस्कान दी। मैं यहां हूं। स्कारलेट ने मुझे वापस घूरा। उस आदमी को घूरा जिसने उसे इतनी सुरक्षित रूप से अपनी पीठ के पीछे छिपा दिया था। उसके लिए सभी खतरों का सामना कर रहा था। उसकी आंखें एक चमकदार, चकाचौंध रोशनी से चमक रही थीं। उसे आखिरकार पूरी तरह से समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा आदमी अब उसकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रखता था। वह पहले से ही एक विशाल पेड़ के रूप में विकसित हो चुका था जो उसे किसी भी तूफान से बचा सकता था। एक समान के रूप में उसके ठीक बगल में खड़ा था। और जब मैंने उसकी आंखों में बह रहे पूर्ण विश्वास और गहरे प्यार को देखा तो मेरा दिल अभूतपूर्व गहरी संतुष्टि की भावना से भर गया। यही मेरी वापसी का सही अर्थ था। बदले का लंबा अध्याय आखिरकार समाप्त हो गया था। वेस्ली को सीधे इंटरपोल को सौंप दिया गया था। चार्ल्स परिवार बोली सम्मेलन में अपनी हार और हमारे द्वारा तुरंत लीक किए गए भारी मात्रा में गंदगी से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अपनी मूल नींव पर एक विनाशकारी झटका लगा। अंततः उन्हें प्रतिस्पर्धा से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बचकर रहने के लिए मुश्किल से गुजारा करते हुए एक साथ मिलकर स्कारलेट और मैंने न केवल वह सब कुछ वापस पा लिया जो मूल रूप से ईथन परिवार का था, बल्कि हमने अपने कॉर्पोरेट क्षेत्र का कई गुना विस्तार भी किया। कई प्रमुख उद्योगों में फैला एक बिल्कुल नया समूह हमारे अपने हाथों से सफलतापूर्वक बनाया गया था। मुझे अब अपनी पुष्टि के लिए फाइनेंशियल सर्कल के क्राउन प्रिंस की उपाधि की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ईथन नाम स्वयं सफलता के पूर्ण शिखर का पर्याय बन गया था। स्कारलेट और मैं इस पीढ़ी की सबसे सम्मोहक उच्च प्रोफाइल किंवदंती बन गए थे। एक बार जब हर एक मामला सुलझ गया तो मैं स्कारलेट को राजधानी शहर वापस ले गया। हम उस निजी विला में लौट आए जो पहाड़ी के बीचों बीच स्थित था।
ठीक वही स्थान जहां मैंने उसकी जान बचाई थी उन सभी वर्षों पहले। यहां सब कुछ ठीक वैसे ही संरक्षित किया गया था जैसे 5 साल पहले था। मैंने सभी घरेलू कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया और एक खूबसूरत साफ दोपहर में विला के पिछवाड़े के बगीचे में मैंने एक परिचित बारबेक्यू ग्रिल लगाया। मैंने अपना महंगा टेलर्ड सूट उतार दिया, एक साधारण सादे टी शर्ट में बदल गया। उस छोटे से सीमावर्ती शहर में 5 साल पहले के उन दिनों की तरह मैंने मांस को सीख पर पिरोने के सांसारिक काम में खुद को व्यस्त कर लिया। स्कारलेट पास में एक विकर कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में एक दीप्तिमान मुस्कान थी। सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी, जिससे दृश्य अविश्वसनीय रूप से गर्म और सुंदर लग रहा था। मैंने अपने पुराने बारबेक्यू स्टॉल के सटीक स्वाद को फिर से बनाने में कड़ी मेहनत की। सीख को उसके और केवल उसके लिए ग्रिल किया। जीरा और मिर्च पाउडर की समृद्ध सुगंध हवा में फैल गई। मैंने उसे पोर्क किडनी की पहली तैयार सीख सौंपी। यहां इसे आजमाओ महारानी, देखो तुम्हारे विनम्र सेवक के कौशल में कमी आई है या नहीं। स्कारलेट ने मेरे हाथ से सीख ली, लेकिन एक कौर नहीं लिया। उसने बस मुझे घूरा। उसकी नजर इतनी अविश्वसनीय रूप से कोमल थी, ऐसा लगा जैसे वह पानी में पिघल सकती है। ईथन, हाँ, मैं रानी नहीं बनना चाहती, उसने धीरे से कहा। यह बहुत थका देने वाला है। मैंने ग्रिलिंग चिमटा नीचे रखा और उसके पास चलकर उसके सामने घुटने टेक दिए। उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, तो अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। स्कारलेट ने एक कोमल हंसी बोली और धीरे से सिर हिलाया। यह सोचकर कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करती, मैंने अपनी जेब से दस्तावेज निकाला। मैंने हीरे की अंगूठी नहीं बनाई थी। मुझे लगा कि ये चीजें बहुत पुरानी हैं और बस उसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। मैंने जो निकाला वह इसके बजाय एक इक्विटी हस्तांतरण समझौता था। यह हमारे नए साम्राज्य में 51% नियंत्रित हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षण से यह सब तुम्हारा है। मैंने उसकी आंखों में देखा और पूर्ण ईमानदारी के साथ कहा, मैंने तुमसे पहले कहा था, मेरे पास जो कुछ भी है वह पूरी तरह से तुम्हारा है। स्कारलेट ने उस दस्तावेज को नीचे देखा। एक समझौता जो पूरी वित्तीय दुनिया में सदमे की लहरें भेजने के लिए काफी शक्तिशाली था। फिर भी उसने एक पलक भी नहीं झपकाई। वह बस मुस्कुराई, अपना हाथ बढ़ाया और मेरे हाथों से कागज का वह टुकड़ा ले लिया। फिर मेरी आंखों के सामने उसने उसे पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया। कागज के टुकड़े गिरती हुई बर्फ के टुकड़ों की तरह हवा में तैरने लगे। तुम मूर्ख हो। वह विकर कुर्सी से उठी, अपनी बाहों को पीछे से मेरी कमर के चारों ओर लपेट लिया, अपना चेहरा मेरी पीठ पर कसकर दबा लिया। उसकी गर्म सांस मेरी पतली शर्ट के कपड़े के माध्यम से मेरी त्वचा पर दब रही थी। जो चीज मैं चाहती थी वह कभी तुम्हारा पैसा नहीं थी। अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी होकर उसकी सांस मेरे कान के पास मीठी ऑर्किड की तरह महसूस हुई। मैं केवल तुम्हें चाहती हूं। मेरा दिल तुरंत उन 3 शब्दों से पूरी तरह से भर गया। मैं घूमा, उसे एक तेज कसकर आलिंगन में बंद कर लिया, झुककर उसके होंठों को पाया और उसे गहराई से चूमा। यह चुंबन पूरी तरह से हमारे अतीत की पीड़ा और संघर्ष से रहित था। केवल एक अंतहीन गहरी कोमलता और प्यार छोड़ गया। अंत।